नमस्कार। जेएच एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स 2022 की हम लोग सीरीज कर रहे हैं और इसमें अभी तक हम लोगों ने 8 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं। जनवरी से लेकर के अगस्त 2022 तक का हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज सितंबर 2022 हम लोग का न्यूज कवर करने वाले हैं और सितंबर 2022 में आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आपके 68th बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो जो आपका 68वीं बीपीएससी है, 68वीं बीपीएससी में अगर हम लोग न्यूज की बात करें तो देखिए सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका होगा आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का निर्माण किया है। आईएनएस इंडियाज फर्स्ट इंडोजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत हैज बीन बिल्ट बाय। तो किसने इसका निर्माण किया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सब के सब क्या है, तो शिप बिल्डर्स है। भारत में जहाज बनाने के ये सब के सब क्या है, तो ये पोर्ट ये सारे के सारे जो है वो जहाज बनाने वाले शिपयार्ड्स है भारत में। और इसमें से अगर बात करें तो कोचिन शिपयार्ड जो कि केरला में है, आप लोगों को पता होगा केरल में है कोचिन शिपयार्ड। और कोचिन शिपयार्ड ने आईएनएस विक्रांत को बनाने का कार्य किया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी और इसका आंसर जो होगा वो होगा कोचिन शिपयार्ड, जो कि कहां पे है आप लोगों को पता होगा। तो कोचिन शिपयार्ड जो है वो भारत के कोचिन शिपयार्ड जो है वो भारत के केरल नाम राज्य के किनारे पे यहां पे स्थित है। ठीक है, अब थोड़ा सा आईएनएस विक्रांत के बारे में जान ले। तो जब भारत ने आईएनएस विक्रांत बनाया तो आईएनएस विक्रांत क्या है, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर बेसिकली होता क्या है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो एक तरह से देखें तो एक तरह से इंडियन एयरफोर्स की जिस तरह से उनके द्वारा रनवे का इस्तेमाल किया जाता है, एक तरह से देखें तो ये चलता फिरता एक सैनिकों का समूह है, जिसमें कमांडोज के अलावा इसमें बहुत सारे लड़ाकू विमान भी रखे जाते हैं। और ये किसी भी देश के साथ अगर भारत का युद्ध हो तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे पहुंच करके, और पूरी एक जंगी जहाज होती है जिसमें बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लड़ाकू विमान होते हैं जो यहाँ से उड़ान भर करके संबंधित देश पे हमला कर सकती है। इसका निर्माण किया गया कोचिन शिपयार्ड में। और आपको एक चीज बता दूं कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है, फुल्ली इंडिजेनिस है। इससे पहले भारत क्या करता था, तो इससे पहले भी भारत के पास आईएनएस विक्रांत नाम से था। भारत जनरली क्या करता था, तो रशिया जैसे देश से जो उनके पुराने वाले शिपयार्ड होते थे, पुराने वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते थे, उनको खरीद करके, उनको मॉडिफाई करके, अपग्रेड करके फिर भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। अब भारत ने खुद का अपना बनाया है और जैसे ही भारत ने अपना पूरी तरह से भारतीय आईएनएस विक्रांत जब बनाया है स्वदेशी विमान वाहक पोत, तो भारत दुनिया के उन देशों में सेलेक्टिव कंट्रियों में शामिल हो गए। चाहे यूएसए की बात हो, चाहे चाहे रशिया की बात हो, ठीक है, चाहे यूएसए की बात हो, चाहे रशिया की बात हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, तो भारत दुनिया के 5-6 देशों में से शामिल हो गया, उन देशों में जिनके पास टेक्नोलॉजी है। फ्रांस भी है उसके बाद, ठीक है, तो उसके बाद जाकर के होगा 1 2 3 4 और नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 है फ्रांस आपका। तो भारत दुनिया के 6 देशों की सूची में शामिल हो गया। उन 6 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया शामिल हो गया जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की टेक्निक है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर बाकी देशों के भी पास है, लेकिन वो इन्हीं में से किसी देशों से लिया हुआ है, जबकि भारत ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से स्वदेशी रूप से विकसित की है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बारे में आईएनएस विक्रांत को ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, उसके कुछ जो फीचर्स है उसको हम लोग आइए यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले देख लीजिए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित किया था। और ये भारत का क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, यानी फर्स्ट इंडोजेनिस एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडिया का। और इसमें बात करें तो देख लीजिए इंडिया जो है वो यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना जैसे देशों की क्लब में शामिल हो गया, जिन देश के पास कैपेबिलिटी है टू डिजाइन एंड बिल्ड द एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत को डिजाइन करने का, बनाने का जो तकनीक है वो दुनिया के 5 देशों के ही पास था। अब हमारे पास भी हो गया, यानी भारत के पास भी अब ये टेक्नोलॉजी आ गई है। ठीक है, तो
ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आईएनएस विक्रांत को लेकर के आपके लिए जरूरी है। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसको बनाया कहां पे गया है, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, इसे बनाया गया कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड कहां पे है, तो ये है केरला के कोस्टल रीजन में, केरल के तट पे, मालाबार तट पे है ये। और इसको डिजाइन करने का जो अगर काम किया है, इसकी जो डिजाइनिंग तैयार की गई है, जो एक्सपर्ट है हमारे, वो है कौन सा, वारशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत के बारे में जो है ये सब फीचर्स हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है, कितना लंबा है, कितनी मीटर चौड़ाई है, ये सब चीजें नहीं पूछता है। ये आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए हो सकता है, जैसे कि 7,500 नॉटिकल माइल या फिर 14,000 नॉटिकल माइल तक की ये यात्रा कर सकता है। 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बाकी चीजें देख लीजिए, इसमें MiG-29 के, लड़ाकू जेट, कोमोव 31 और MH-60R जैसे हेलीकॉप्टर्स को भी इसमें रखा जाएगा और उसी को ये कैरी करके चलेंगे। ये जो बाकी जो इंफॉर्मेशन है, ये इसके फीचर्स जो है वो इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये है कि प्रसिद्ध बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री का अमेरिका के पालघर में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। ये इस उद्योग से जुड़े हुए थे। कहने का मतलब है कि ये कौन से ऐसे उद्योग से जुड़े हुए थे, तो रिनॉन्ड बिजनेसमैन साइरस मिस्त्री पास्ड अवे इन कार एक्सीडेंट इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ही वाज एसोसिएटेड विद दिस इंडस्ट्री। कौन से ऐसे उद्योग है जिनसे ये जुड़े हुए थे। ठीक है, तो यहां पे बात करें, साइरस मिस्त्री का निधन हुआ था सितंबर 2022 की ये घटना थी, आप लोगों को पता होगा। टाटा सन्स यानी जो टाटा कंपनी है उससे जुड़े हुए थे, टाटा सन्स से जुड़े हुए थे ये बिजनेसमैन थे साइरस मिस्त्री। और साइरस मिस्त्री ये देख लीजिए, इनके बारे में जाने माने बिजनेसमैन थे, टाटा सन्स से पहले जुड़े हुए थे, पूर्व प्रमुख रहे थे ये साइरस मिस्त्री। और इनका जो है वो निधन हो गया था पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में एक दुर्घटना के दौरान। बेसिकली बात करें तो ये साइरस पालोंजी मिस्त्री एक क्या थे, तो भारतीय मूल के, आयरलैंड की, हालांकि इनको नागरिकता मिली हुई थी, लेकिन टाटा सन्स में इन्हें एक समय रतन टाटा जी का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन बाद में कुछ विवाद के बाद इन्होंने टाटा सन्स से अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया था। आप लोगों को पता होगा, अपने प्रमुख के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब जाकर के क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल तक के पथ का नया नाम रखा है। तो नया नाम रखा है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन ए न्यू नेम टू द रोड फ्रॉम इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन, दैट इज रायलसीना हिल। राष्ट्रपति भवन जो है उस क्षेत्र को रायलसीना हिल कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि ये क्षेत्र जो है वो अरावली पहाड़ी का ही अवशेष वाला पार्ट रहा है। तो भारत सरकार ने अभी जो आपने देखा होगा, जो अभी जो 26 जनवरी 2023 की जो झांकी निकाली गई थी गणतंत्र दिवस के अवसर पर, तो इसी रूट पे निकाला गया था, जो कि इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक के बीच का है रूट। और इस रूट की बात करें तो इसका नाम दिया गया है, पहले इसको कहा जाता था राजपथ। सबसे पहले देख लीजिए, तो ब्रिटिश शासन के दौरान अगर हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता था, ब्रिटिश शासन के समय इसको कहा जाता था किंग्सवे, इसको कहा जाता था किंग्स वे। आजादी के बाद इसको क्या कहा गया, आफ्टर फ्रीडम, या आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको कहा गया, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो आजादी के बाद इसको कहा गया राजपथ। और अब इसका नाम बदल करके रख दिया गया कौन सा, वर्तमान में, यानी अब इसको कहा जाएगा कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ कहा जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका नाम रखा गया है कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ क्या है, तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जो 26 जनवरी का वो रूट, जिसमें 26 जनवरी को पैरेड होता है, ये देख लीजिए, इस वाले रूट की बात कर रहे हैं, इसको कहा जाएगा अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। ठीक है, आगे इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का एरिया होगा। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी में पैरेड निकाला जाएगा। और अभी इस बार भी पैरेड यहीं पे हुई थी, आप लोगों को पता होगा, 26 जनवरी का पैरेड हुआ था यहीं पे। और इससे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे कहा जाता था किंग्सवे कैप। ठीक है, किंग्सवे कहा जाता था इसको। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी, यानी कि कर्तव्य पथ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि
प्रसिद्ध टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने सितंबर 2022 में खेल से संन्यास ले लिया। ठीक है, संन्यास की घोषणा की है। ये किस देश के खिलाड़ी है? रिनॉन्ड टेनिस स्टार रोजर फेडरर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द गेम इन सितंबर 2022। व्हिच कंट्रीज प्लेयर इज दिस? यानी कि ये किस देश के खिलाड़ी रहे हैं? ठीक है, तो आप लोग को बता दूं कि रोजर फेडरर, जिनको फेड एक्स के भी नाम से जाना जाता है, रोजर फेडरर की बात करें तो रोजर फेडरर को क्या कहा जाता है? तो रोजर फेडरर को इनके प्रशंसकों के द्वारा फेड एक्स भी कहा जाता है। और ये दुनिया के सबसे पॉपुलर जो मेंस सिंगल के प्लेयर है उनमें से एक रहे हैं स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। रोजर फेडरर की अगर मैं बात करूं तो दुनिया में ये 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। कितना? तो 20 ग्रैंड स्लैम आप लोगों को पता है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था आप लोग को, 4 टेनिस की प्रतियोगिता को मिला करके कहा जाता है। तो 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। और इस तरह से अगर बात करें तो ये राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच के बाद ये दुनिया के तीसरे सबसे सक्सेस टेनिस प्लेयर हैं, पुरुष टेनिस प्लेयर हैं। कौन? तो स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। आप लोगों ने देखे होंगे, ज्यादातर न्यूज वगैरह सब में भी इनको आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये है रोजर फेडरर। और रोजर फेडरर के बारे में बात करें तो स्विट्जरलैंड के हैं। अपने दोस्तों के बीच में अगर बात करें तो पिछले दिनों ये फेडेक्स के नाम से मशहूर रहे। और बेसिकली जो इंजरी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। इनका एक रिकॉर्ड ये है कि सबसे ज्यादा समय तक नंबर 1 पे रहे थे। इनके पोस्ट को जब ये रोजर फेडरर अपने पीक पे थे तो इन्होंने एक लंबे समय तक राज किया था अंतरराष्ट्रीय टेनिस में, और वर्ल्ड में एक लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय टेनिस में ये नंबर 1 प्लेयर के रूप में रैंकिंग में रहे थे। हालांकि बाद में 2 और खिलाड़ी उभर करके आए, एक तो ताकतवर खिलाड़ी राफेल नडाल स्पेन के, और दूसरा नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के, जिसकी वजह से इनकी जो बादशाहत है वो धीरे धीरे कम होने लगी, उम्र की ढलान और प्लस उसके अलावा अगर बात करें तो इंजरी की वजह से धीरे धीरे इनका जो करियर है वो नीचे जा रहा था ग्राफ, और फाइनली इन्होंने अब संन्यास ले लिया। कोई भी महान खिलाड़ी होते हैं तो उनका एक बेस्ट समय होता है और उसके बाद जाकर के फिर ढलान शुरू होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको नंबर 1 से नीचे आना ही होता है। आगे तो कुल 20 ग्रैंड स्लैम, टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं ये, और वर्ल्ड में 3rd स्थान पे है ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में, क्योंकि वर्ल्ड में स्पेन के जो राफेल नडाल है उन्होंने सबसे ज्यादा 22 जीते हैं। पूरी वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये इनका। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं तोड़ा है। और अभी ही पिछले ही दिनों नोवाक जोकोविच ने इसकी बराबरी की है, रिकॉर्ड तोड़ा नहीं है, बल्कि राफेल नडाल की नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के है, इन्होंने इनकी बराबरी कर ली है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 कि टेनिस स्टार रोजर फेडरर किस देश के हैं? तो ये है सर्बिया के। ठीक है, सर्बिया के हैं टेनिस स्टार रोजर फेडरर। उसके बाद जाकर के क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे आपके सामने ये है कि सितंबर 2022 में जारी यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की सूची में भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है? व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज रिलीज्ड इन सितंबर 2022। तो 2000 पब्लिश्ड या रिलीज्ड जो वर्ड आप इसमें सुटेबल होगा, तो सितंबर 2022 में जो पब्लिश्ड की गई है, जो प्रकाशित की गई है या जारी की गई जो सूची है, उसमें पूछा यह गया है ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में, तो इसमें भारत का कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो आपको बता दूं कि भारत के 3 शहरों को 2022 में जब सितंबर में, लर्निंग सिटी बेसिकली होता क्या है? तो लर्निंग सिटी जो होते हैं वो हेरिटेज सिटीज होते हैं, सांस्कृतिक रूप से प्रसिद्ध ऐसे प्राचीन शहर या ऐसे शहर जिनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। और इस सूची में शामिल करना का मतलब ये होता है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान होते हैं दूसरे लर्निंग सिटी के साथ, एक दूसरे से लर्न करते हैं, सीखते हैं शहर। तो इस सूची में दुनिया के अलग अलग शहरों को यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। 2022 में जब ये सूची पब्लिश हुई तो भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें केरल का शहर है नीलांबुर। नीलांबुर कहां का है? केरल का शहर है। और उसके बाद जाकर के शामिल किया गया त्रिशूर, जो कि त्रिशूर कहां पे है? तो त्रिशूर है आपका केरला में। और वारंगल, तो वारंगल है तेलंगाना का शहर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए नीलांबुर, जो कि केरल में है, तो यह भी शामिल है। नीलांबुर जो कि केरला में है,
तो ये भी शामिल है। और उसके बाद जाकर के त्रिशूर की बात करें तो त्रिशूर भी केरला में है, ये भी हेरिटेज सिटी के रूप में इसको भी शामिल किया गया है लिस्ट में। वारंगल की बात करें तो वारंगल जो है वो तेलंगाना में है और इसे भी हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया है। लेकिन हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, ये हेरिटेज सिटी की लिस्ट में 2022 में जो जारी हुई है उसमें शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ठीक है, अब देखिए क्या है कि लगातार हम लोग जनवरी से लेकर के, आप लोगों को पता होगा कि जनवरी से लेकर के हम लोगों ने अगस्त तक जिस तरह से आप लोगों ने भी सराहा है कंटेंट के, चैनल के कंटेंट को, और रेगुलर आप इससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको एक भरोसा तो हो गया होगा कि जो कमिटमेंट है चैनल पे कि आपको करंट अफेयर्स 2022 कराना है। आगे करंट अफेयर्स जो मेंस का एग्जाम होगा बिहार पीसीएस की, यूपी पीसीएस की और आईएएस की, तो उसके जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स होते हैं उनको भी इस चैनल पे रेगुलर कराया जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट जो चैनल को देख तो रहे हैं लेकिन अभी तक इग्नोर कर रहे हैं, तो आप लोग इसे लाइक कर दीजिए। आप लोगों का अगर कोई सुझाव है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक दो ऐसे स्टूडेंट्स के सुझाव आए थे या रिक्वेस्ट आए थे कि टाइम से, तो आपको बता दूं कि अगले 4-5 दिन तक लगातार क्लास चल करके लेकर के आपके आज जो है, तो आज तो आपको लेक्चर नंबर 9 हो जाएगी, उसके बाद जाकर के 10, 11 एंड 12 यानी सोमवार तक आपका हो जाएगा। फिर मंगलवार को हम लोग लेकर के आएंगे बिहार करंट अफेयर्स का मैराथन लेकर के आएंगे और उसमें 1 साल के बिहार करंट अफेयर्स को कवर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा आप लोग और प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को भी एक बार लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। और कई आपके जो ऐसे मित्र हैं जो अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या आईएएस की, तो उनको भी उनसे भी इन चैनल को उनको भी सजेस्ट कीजिए कि वो सब्सक्राइब करें। आगे आईएएस के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी बहुत सारे कंटेंट लेकर के इस चैनल पे आ रहे हैं। और खास करके करंट अफेयर्स का जो एरिया है सिर्फ प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, बल्कि मेंस के जो टॉपिक्स होते हैं, न सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट पे बात होगी बल्कि उसकी आंसर राइटिंग यानी उसका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए एग्जाम में, हर टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ही एक्सप्लेनेशन को। आइए, जैसा कि मैंने बताया कि यूनेस्को के भारत के 3 शहरों को ग्लोबल नेटवर्क लर्निंग सिटीज के रूप में शामिल किया गया है और इसमें अगर बात करें तो केरला का एक सिटी है त्रिशूर, नीलांबर जो है वो भी केरला का है और तेलंगाना का एक शहर है वारंगल। वारंगल एक हिस्टोरिकल सिटी है और आप लोगों ने यहाँ पे काकातीय वंश के बारे में आप लोगों ने सुने होंगे जिनकी राजधानी हुआ करती थी वारंगल। अगर बात करें तो दुनिया के 44 देशों के 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया था और ये इसका जो मेन मकसद जो है ये है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद अदर सिटीज, दूसरे शहरों के साथ जो आइडियाज है उनका आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से लर्न करेंगे और बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अब एक एक करके इन सिटीज की बात कर लेते हैं। नीलांबूर सिटी, तो नीलांबूर जो है वो एक इको टूरिज्म के लिए फेमस है। केरल, आपको वैसे भी पता होगा कि केरल में एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो केरल का जो क्षेत्र है वो ऑलरेडी फेमस है, आपको पता होगा साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए फेमस है और भी बहुत सारे नेशनल पार्क है, यहाँ पे पेरियार नेशनल पार्क है। तो केरल में ही इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, इसका नाम है नीलांबूर। एक शहर है जो कि किसके लिए, पारिस्थितिकी पर्यटन के लिए जाना जाता है और इसको शामिल किया है। दूसरा शहर जो है वो है त्रिशूर केरल का और ये सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, इसको कल्चरल कैपिटल कहा जाता है और एक तरह से ये हेरिटेज है, इसको भी शामिल किया गया है। और उसके बाद वारंगल की बात करें तो वारंगल जो है वो एक ये है तीर्थ, क्या कहते हैं उसको, पर्यटन स्थल है जहां पे प्राचीन जो है वो कई सारे सांस्कृतिक विरासत जैसे कि काकातीय वंश वगैरह सबके शासन रहे थे, तो उनकी अभी भी बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स है, हेरिटेज है, वो सभी बचे हुए हैं जिसको लोग देखने आते हैं। अब जाकर के बात करें यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज की बात करें तो ये किस पे है, तो एक अंतरराष्ट्रीय नीति आधारित नेटवर्क है ये और इसके तहत क्या होता है कि शहर आपस में आदान प्रदान करते हैं, लर्न करते हैं और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो 3 शहर भारत के कौन कौन से शामिल किए गए हैं, तो केरल के 2 शहर यहां पे आप लोग देख लीजिए, एक का नाम है नीलांबूर, दूसरा का केरल शहर का नाम है त्रिशूर जिसको शामिल किया गया, तीसरा जो है वो है वारंगल जो कि तेलंगाना का है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी हो जाएगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि नीलांबर सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम श्री योजना
तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इसको पीएम श्री स्कीम कहा जाता है। इन सितंबर 2022 द यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आपको पता होगा कि हमेशा जो यूनियन कैबिनेट होते हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्री परिषद के हेड होते हैं। तो पीएम श्री स्कीम इन्होंने लॉन्च की है। अब पूछा जा रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। तो आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे ए, बी, सी और डी, तो वरिष्ठ नागरिकों का पेंशन, विरासतों का संरक्षण, नई शिक्षा नीति, तीर्थ स्थलों का विकास। तो इसमें से इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंट्रोड्यूस किया था भारत ने। 2020 में नई शिक्षा नीति लाई थी और इसने 1986 की जो नई शिक्षा नीति है उसका स्थान लिया था। किसका? 1986 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका स्थान लिया था। अब इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भारत सरकार पूरे भारत में धीरे धीरे करके लागू करने का प्रयास कर रही है। और उसी क्रम में जब इसको पूरे भारत में लागू किया जाएगा तो उसी क्रम में क्या है कि भारत के सभी स्कूलों में से, सभी जिलों में से टोटल 14,500 से भी अधिक विद्यालयों का स्कूलों को सेलेक्ट किया गया है और इनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। उसके बाद जाकर के फिर इसको एक मॉडल स्कूल के रूप में बनाया जाएगा। भारत में जब 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसी के तहत भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय बनाए गए थे, जो एक मॉडल स्कूल होता था पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स होते थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो उनको फॉलो करेंगे और उनके जो स्टैंडर्ड है उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। कि स्टैंडर्ड के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत की गई थी। ये क्या है कि उसमें पूरे भारत में हर जिला में एक स्कूल बनाए गए थे, जबकि इसमें अगर बात करें, मतलब भारत में अगर जवाहर नवोदय विद्यालय देखें तो 600 के आसपास है, जबकि इसमें 14,500 ऐसे विद्यालयों को अपग्रेड करके क्या किया जाएगा, तो उनको उस लेवल का बनाने की कोशिश की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट का नंबर 1 स्कूल बनाने की कोशिश होगी। और बाकी स्कूलों के लिए क्या होगा, तो एक रोल मॉडल का कार्य करेगी ताकि बाकी स्कूल भी अपने स्कूल के लेवल को बढ़ा करके वहां तक ले जाए। तो 14,500 स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू की जाएगी और इसी को नाम दिया गया है पीएम श्री स्कीम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। और बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग पीएम श्री योजना को लेकर के। तो सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम श्री योजना को मंजूरी दी, हैज अप्रूव्ड द पीएम श्री स्कीम। क्या होगा इसके तहत देख लीजिए, तो अंडर दिस देयर इज ए प्लान टू डेवलप मोर देन 14,500 स्कूल्स, यानी 14,500 स्कूलों को क्या किया जाएगा, तो उसको स्टैंडर्ड, उनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो है उसको एक स्टैंडर्ड स्कूल बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि बाकी स्कूल के लिए वो रोल मॉडल का कार्य करे। इसके लिए क्या क्या जरूरी होगा, तो स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेडागोजी है और उसकी टेक्नोलॉजी, तीनों को डेवलप करना पड़ेगा। यानी उसमें जो बुनियादी बातें ढांचा है, यानी स्कूल की क्लासरूम, स्मार्ट क्लासरूम से लेकर के प्लेग्राउंड, सब ये सारी चीजें, उसकी पेडागोजी यानी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें, और तकनीक में, यानी कि आज के जमाना आईटी का जमाना है तो तकनीक से भी उसको जोड़ा जाएगा। बेसिकली ये प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएमश्री का जो नाम है, पीएमश्री का जो शॉर्ट फॉर्म है, तो उसका जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री, ठीक है, उसका नाम है प्रधानमंत्री स्कूल ऑफ राइजिंग इंडिया, जिसको पीएम श्री शॉर्ट में कहा जाता है। ठीक है, आगे अन्य क्षेत्रों के, उसी क्षेत्र के जो अन्य स्कूल होंगे उनके लिए एक मेंटरशिप प्रदान करेंगे, यानी कि मेंटोरशिप कहने का मतलब उनके लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे कि आपका स्कूल किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, तो आपका स्कूल जो पीएम श्री स्कूल है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आप लोगों का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि 15 सितंबर से 16 सितंबर के बीच संघाई कोऑपरेशन यानी संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन का मतलब होता है एससीओ यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 22वां जो है वो क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। ठीक है, तो 15 से लेकर के 15 सितंबर और 16 सितंबर को 2 दिन किया गया था संघाई। ये पूछ रहा है कि ये कहां पे आयोजित किया गया था। ठीक है, वेयर वाज द 22nd रीजनल समिट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड फ्रॉम 15 सितंबर टू 16 सितंबर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि संघाई सहयोग संगठन का भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी भाग लिया था, आप लोगों को पता होगा। तो उज्बेकिस्तान में कहां पे हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में समरकंद नाम का शहर, यहीं से बाबर आया था। आप लोगों को अगर याद हो, हिस्ट्री आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों ने सुने होंगे, बाबर यहीं से आया था
और समरकंद से ही आया था। समरकंद उज्बेकिस्तान में है और यहीं पे संघाई सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की गई थी। आप लोग को पता है कि संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसमें 8 देश शामिल है, दुनिया के 8 देश शामिल है, जिसमें से भारत, रूस, चीन और पाकिस्तान के अलावा जो 4 देश जो है वो मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ऐसे करके टोटल 8 देश शामिल है। और इसके साथ ही भारत जो है संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष बना है। तो इसका मतलब होगा कि अगला जो संघाई कॉर्पोरेशन जो होगी, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होगी, वो कहां पे होने वाली है? इंडिया में होने वाली है। तो 2-3 इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिला। एक इंफॉर्मेशन ये मिला कि उज्बेकिस्तान में समरकंद में इसका आयोजन किया गया था 22वां, और 23वां जो होगा वो 2023 में होना है, और वो जो 2023 में होना है वो कहां पे होगी? वो भारत में होगी। तो भारत की तरफ से चूंकि इसमें जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो भाग लेते हैं, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए थे। देख लीजिए यहां पे आपको मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे सबसे साइड में, यहाँ पे मोदी जी दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है। ये प्रधानमंत्री पाकिस्तान के हैं। जो नेशनल फ्लैग है उसी के अकॉर्डिंग उनका अरेंजमेंट है, यहाँ पे खड़े होने का देख पा रहे हैं आप, स्टैंडिंग अरेंजमेंट उनका, ठीक है। तो एससीओ की बात करें तो ये एससीओ क्या होता है? तो ये शीर्ष देशों के, रूस सहित टोटल एससीओ सदस्य के शीर्ष नेताओं ने इसमें भाग लिया था। जो मुद्दा था, जो बेसिकली इसमें जो चर्चा किया गया, जिन मुद्दे पे चर्चा किया गया वो किया गया था, ज्वाइंट स्टेटमेंट उसके बाद दी गई थी, एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया था, वो था क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन पे मेंबर स्टेट एग्रीड ऑन गुड नेबरनेस यानी कि अच्छे पड़ोसी वाली, हालांकि पॉसिबल है नहीं, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, इन सब चीजों पे बात की गई थी। अब उसके साथ ही खत्म होते होते इस बात पे भी चर्चा हुई कि 23वां शिखर सम्मेलन कहां होगा, 23rd समिट कहां होगी। तो 23rd समिट जो है वो भारत में होगी, भारत इसकी मेजबानी करेगा और इस तरह से भारत इसका अध्यक्ष भी बनेगा और साथ साथ इसकी मेजबानी करेगा। संघाई कोऑपरेशन है क्या? तो देख लीजिए, ये एक पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि अभी तक मिलिट्री कोऑपरेशन किसी भी तरह के इन कंट्रियों के बीच में आपस में नहीं है। हालांकि अलग अलग देखें तो भारत रूस के साथ है, और अगर देखें तो रूस और चाइना के साथ भी मिलिट्री कोऑपरेशन है, लेकिन अन्य देशों का लगभग नहीं के बराबर है। 2001 में संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की गई थी। 2001 में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, और उस समय बात करें तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है, ये चारों शामिल थे। यानी चाइना और रूस के अलावा अगर देखें तो 4 मध्य एशिया के देश, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये चारों शामिल थे। बाद में भारत और 14 जून 2016 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल कर लिया गया, और इस तरह से जो देशों की संख्या है वो बढ़ करके हो गई 8, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 और बाद में जाकर के इंडिया एंड पाकिस्तान, टोटल हो गए, मेंबर कंट्री हो गए 8। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, और जो नन सब्सक्राइबर है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इनको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रेगुलर यहाँ पे क्लासेस चलेगी। जो कमिटमेंट होंगे आप लोगों के, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप लोगों को पढ़ाया, जो बताया जाएगा पहले कि हम लोग यूट्यूब पे ये लेकर के आ रहे हैं, ये सेशन लेकर के आ रहे हैं, ये सीरीज लेकर के आ रहे हैं, तो उस सीरीज को स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरी ईमानदारी के साथ निभाई जाएगी। 68 बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही ये चैनल जो है आप लोगों का 68 जो बीपीएससी होने वाली है, आगे यूपीपीसीएस होने वाली है, उसकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, और आईएएस की भी जो प्रीलिम्स और मेंस होने वाली है उनके लिए भी कंटेंट आगे डेवलप करके आप लोगों को डिलीवर किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी, और क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि सितंबर 2022 में in September 2022, India has overtaken which country to become the 5th largest economy in the world? यानी सितंबर 2022 में भारत किस देश को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? तो आप लोग को पता है कि बीच में कोविड के दौरान भारत नंबर 6 पे आ गया था, एक बार फिर से 5 नंबर पे आया था, फिर भारत 6 पे आया था। यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को ओवरटेक किया था, दोबारा फिर से सितंबर 2022 में इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम को ओवरटेक कर लिया, और इस तरह से आज अगर हम बात करें तो आज भारत 5वां सबसे बड़ी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है आफ्टर यूएसए के बाद आप लोगों को पता है कि चाइना के बाद जाकर के देखें तो वर्ल्ड में 3rd पे है अभी जापान, और उसके बाद जाकर के है जर्मनी, ठीक है, जापान, और जापान के बाद जाकर के है जर्मनी, और जर्मनी के बाद इंडिया बन गया है वर्ल्ड में
फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। तो भारत ने 11 स्थान से छलांग लगाई है। 2014 के आसपास अगर पुरानी हिस्ट्री पे जाएं तो आप देखेंगे भारत टॉप 10 में भी नहीं था, वर्ल्ड की टॉप 10 इकोनॉमी में भी नहीं था, और आज भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यानी भारत ने पिछले 7-8 साल में लंबी दूरी तय की है, और उम्मीद है कि 2029 में भारत, हो सकता है 2029-30 तक उम्मीद की जा रही है कि भारत वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। यूएसए, चाइना और रशिया, यूएसए, चाइना और इंडिया, ये तीनों जो होंगे वो वर्ल्ड की टॉप 3 इकोनॉमी होगी। अभी जर्मनी और जापान को 2029 तक उम्मीद है कि भारत पीछे करते हुए भारत तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो फिलहाल तो भारत ने यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को पछाड़कर भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के आकार वाला देश बन चुका है। मार्च 2022 की तिमाही में अगर बात करें तो ये सारी चीजें, ये सब इंफॉर्मेशन था कि किसकी इकोनॉमी कितने बिलियन डॉलर की है, ये सारी चीजें, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए जरूरी है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकेंड की बात करें तो चाइना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्ड जापान, फोर्थ जर्मनी, और इंडिया जो है वो हमारा फिफ्थ में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2029 में भारत जो है वो नीचे के जो अपने से जो ऊपर देश है जर्मनी, उसको और जापान, इन दोनों को पीछे करते हुए भारत क्या बन जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। कब, तो ये बनेगी भारत 2029 में। उम्मीद है कि, अनुमान है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। ठीक है, आगे बन सकता है कहने का मतलब है कि चीजों की भविष्यवाणी जब की जाती है तो बाकी सारी चीजों की लक्षण वगैरह सब देख करके बन सकता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे होते हैं, और उसको लेकर के सर्टेन किसी भी चीज का दावा नहीं किया जा सकता, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ये है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन नेम्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किस देश का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तो आपको एक चीज बता दूं कि सऊदी अरब में अभी प्रिंस सलमान जो है वो कौन है, तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है। कहां के, तो सऊदी अरब के युवराज है। युवराज या क्राउन प्रिंस कौन होते हैं, राजा के वो बेटे जो आगे राजा के उत्तराधिकारी बनने वाले होते हैं, उनको कहा जाता है क्राउन प्रिंस। तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है। और सऊदी अरब में चूंकि आपको पता होगा कि जो किंग होते हैं, किंग प्रधानमंत्री का पद भी अपने पास रखते हैं। ठीक है, सऊदी अरब में जो किंग होते हैं वो प्रधानमंत्री का पद भी जनरली अपने पास रखते हैं, लेकिन उनका बड़ा बेटा है जिनका नाम है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे यानी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को क्या किया है, तो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने ठीक है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया है अपने देश का। ठीक है, अब इनके बारे में अगर आपको ज्यादा विशेष जानना हो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में तो ये देख लीजिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को। ठीक है, यहाँ पे भारत के यात्रा पे भी आए हुए थे, एक बार आपको पता होगा, पाकिस्तान और भारत दोनों के यात्रा पे आए हुए थे। और चूंकि ये आगे क्राउन प्रिंस है और यही ये सऊदी अरब के सम्राट बनने जा रहे हैं, किंग बनने जा रहे हैं, तो इनका इंटरनेशनल लेवल पे अगर किसी भी देश में जाते हैं तो स्वागत किया जाता है, क्योंकि इनके स्वागत का मतलब है कि आप फ्यूचर में सऊदी अरबिया से आप बेहतर रिश्ता बना के रखना चाहेंगे। तो क्राउन प्रिंस है वहां के मोहम्मद बिन सलमान। 27 सितंबर 2022 को इन्हें देश का प्रधानमंत्री नामित किया है, और इनके पिताजी ने ही इनको प्रधानमंत्री पद नामित किया है। इनके पिताजी का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज। सलमान बिन अब्दुल अजीज इनके पिताजी का नाम है, और इन्होंने ही इनको नामित किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने यह है कि विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया था। द वर्ल्ड डेयरी समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, तो वर्ल्ड डेयरी जो समिट हुई थी, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूं आप लोग के लिए, तो वर्ल्ड डेयरी जो समिट हुई थी वो हुई थी, आप लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। और इसमें अगर बात करेंगे तो ग्रेटर नोएडा में 1500 से भी ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1500 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने, अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और वर्ल्ड डेयरी समिट में बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट से जुड़े हुए जो ऐसे लोग होते हैं, जो डेयरी क्षेत्र से जुड़े हुए, सेक्टर से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो लोग भाग लेते हैं। बाकी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इंडिया को लेकर के, तो आपको पता होगा कि डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर के इंडिया में एक लाई गई थी ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन
फ्लड। और ऑपरेशन फ्लड के तहत 1970 में जब लाई गई थी ऑपरेशन फ्लड, और इसी को किसको गति देने के लिए, तो व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन है, व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित था, उसको गति देने के लिए ऑपरेशन फ्लड लाई गई थी। और जिसको लीड कर रहे थे भारत में वर्गीस कुरियन, जिनको लीड कर रहे थे भारत में कौन, तो इनको भारत में इससे लीड कर रहे थे वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन को क्या कहा जाता है, तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। और इन्हीं का जो बर्थडे होता है 26 नवंबर को, उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किस रूप में, नेशनल मिल्क डे, यानी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए काफी हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई थी वर्ल्ड डेयरी शिखर सम्मेलन में। तो विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन, ये देख लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था। क्योंकि ग्रेटर नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का ही एक शहर है ग्रेटर नोएडा, तो ग्रेटर, इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी भाग लिया था। और ये हुई थी अंतरराष्ट्रीय जो डेयरी महासंघ जो है, इसका ये शिखर सम्मेलन था। और इसमें अगर बात करें तो ये एक वार्षिक बैठक थी जिसमें 1500 से भी अधिक लोगों ने दुनिया भर से इसमें भाग लिया था। भारत के डेयरी सेक्टर का की बात कर ले तो देख लीजिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये व्हाइट रिवॉल्यूशन के सक्सेस होने के बाद, भारत में श्वेत क्रांति के सक्सेस होने के बाद भारत विश्व में डेयरी प्रोडक्ट्स का या दुग्ध का नंबर 1 उत्पादक देश बन गया था। और आज भारत दुनिया में कि जो दुग्ध उत्पाद है उसका, जो मिल्क ये है प्रोडक्ट्स है, उसका दुनिया में 23% अकेले भारत उत्पादन करता है, यानी 1/4 उत्पादन भारत में अकेले होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद अगर देखें भारत के बाद, तो फिर यूएसए, चाइना, पाकिस्तान और अदर कंट्री है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कई बार हम लोग डेनमार्क वगैरह सब के बारे में बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, तो आपको एक चीज बता दूं कि डेनमार्क छोटा सा देश है और उसका कुल उत्पादन बहुत कम है। चूंकि छोटे देश है और प्रति गाय ज्यादा उत्पादकता है, गाय को वो लोग साइंटिफिक तरीका से पालते हैं, मशीन से ही सारा कार्य लेते हैं, इसीलिए डेनमार्क फेमस है। डेनमार्क बहुत ज्यादा वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा उत्पादक नहीं है, इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि देश काफी छोटा है। हालांकि ये अलग बात है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है डेनमार्क का, उसकी जो सप्लाई हो यूरोप के अन्य कई सारे देशों में इन डेयरी प्रोडक्ट्स की सप्लाई की जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब जाकर के बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 11 क्या है। ये सब सारी चीजें एक दो और इंफॉर्मेशन देख लेना चाहिए आपको, और वो देख लेना चाहिए लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ठीक है, भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का क्रम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बाकी चीजें देख लीजिए, तो 1970 में 13 जनवरी 1970 को भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। इसे श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, इनको फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है और इनके बर्थडे को हम लोग नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आपके सामने एक मिनट, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विश्व ओजोन दिवस 2022 का, विश्व में थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग क्वेश्चन पढ़ सके। विश्व ओजोन दिवस 2022 का थीम है, द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2022 इज। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेस्ट लाइफ ऑन अर्थ। और सेम चीजें हैं जिसमें @40, 35, 45, 55 और 65 लगाया गया। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के टेस्ट के लिए, मतलब कि आप लोगों के स्टैटिक जो पार्ट होता है जीके का, उसके टेस्ट करने के लिए इसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और थोड़ा सा इसको अगर इस लाइन को डिकोड करेंगे तो इसका आंसर आप लोग को निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है
उसका संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए। कनाडा के मॉन्ट्रियल में विश्व के प्रमुख देशों की बैठक हुई थी और वहीं पे ये प्रस्ताव लाया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब लाया गया था तो वो लाया गया था, इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो ओजोन दिवस मनाते हैं अवेयरनेस के लिए। और उसी के उपलक्ष्य में 2022 में क्या हुआ था? 2022 में एक थीम, हर साल एक थीम होती है और इस बार जो थीम है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। तो इसका मतलब ये है, यहां पे बता दूं आपको, एग्जाम में भी याद हो जाएगा, 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाई गई थी। तो 2022 में हम लोग इसके 35 ईयर को पूरा कर रहे हैं। तो 2022 में इसके 35 साल पूरे हो गए उस समझौते के, जिस समझौते में ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था। और उसके 35 साल होने के उपलक्ष्य में ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35, उसमें @35 जोड़ा गया है और बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने क्रिएट किए हुए हैं। ये सब आर्टिफिशियल क्रिएट किया गया, 35 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 1987 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, इसको पता होगा। और भारत की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, तो इंडिया जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1992 में शामिल हो गया था। ठीक है, तो बाकी चीजें देख लीजिए। ओजोन को लेकर के आप लोग को पता होगा, ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ओजोन जो है वो हमारे पृथ्वी के लिए जरूरी है। आपको पता होगा कि हमारे अर्थ पे जब हम लोग बात करते हैं, डिफरेंट लेयर्स की बात करते हैं, विभिन्न परतों की बात करते हैं, तो पृथ्वी में जो सेकेंड वाली लेयर है, टोटल आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 लेयर्स है। और उसमें से जो पहला वाला है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, और सेकेंड वाला जो है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर यानी इसको कहते हैं समताप मंडल। और इसी समताप मंडल में ही क्या है? तो इसी समताप मंडल में O3 ओजोन गैस है, यानी कि ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन से ही मिलता जुलता ये गैस होता है, ऑक्सीजन का ही एक रूप होता है जिसको हम लोग कहते हैं O3, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है। इस गैस की खूबी क्या होती है? तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये यहाँ पे होती है, ये गर्मी पैदा करने वाली गैस होती है, ये इसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में कंसिडर किया जाता है। लेकिन ये करती क्या है? तो ये सोलर रेडिएशन जब आती है, सूर्य की जो विकिरण आती है, उसमें जो यूवी होती है यानी अल्ट्रा वायलेट जो होती है, उसको क्या करती है? तो ये एब्जॉर्ब करके वापस रिफ्लेक्ट कर देती है स्पेस में और इस तरह से हमें पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। ये हमारे समताप मंडल का प्रॉपर्टी है, समताप मंडल का गैस है। समताप मंडल में उसको समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो तापमान है वो हमेशा समान बना रहता है, -3 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसको समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें इसी पे एक तो उसको समताप मंडल इसीलिए कहा जाता है। और बाकी अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी जो गैस है वो इसकी गैस है ओजोन यानी O3। और ये आपको पता होगा कि ये ओजोन गैस जो है वो पृथ्वी में जीवन की रक्षा के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओजोन गैस अगर नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट हमारे अर्थ पे पहुंचेगी, स्किन डिजीजेस होंगे, आंखें खराब होगी और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पर हस्ताक्षर को लेकर के ये दिवस मनाया जाता है। और 2022 का जो थीम था, चूंकि हम लोगों ने 35वां वर्ष पूरा किया, इसीलिए 2022 में जो थीम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, क्लियर है? अब जाकर के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या देख लीजिए। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो है ग्लोबल एग्रीमेंट टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ के क्षरण को, ऐसे पदार्थों के उत्सर्जन को रोकना जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं। और आपको पता होगा कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब ऐसे पदार्थ है जो ओजोन परत को क्षरण पहुंचाते हैं। ओजोन के क्लोरीन में जब CFC की बात करें, जो कि रेफ्रिजरेटर से और AC से निकलती है, इमिशन होता है, उसमें क्या होता है कि उसकी जो क्लोरीन होती है वो ओजोन के एक क्लोरीन का जो एक मॉलिक्यूल होता है यानी एक अणु होता है, वो ओजोन के 1 लाख अणुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है। और इसी के एमिशन को रोकने के लिए और इसमें अवेयरनेस के लिए 16 सितंबर 1987 को इसे एक्सेप्ट किया गया था। और इसीलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस। क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, इसीलिए हम लोग वर्ल्ड
वर्ल्ड वाइड ही इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, यहां पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम प्रणाम स्कीम इज रिलेटेड टू व्हिच फील्ड या व्हिच सेक्टर? ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, तीर्थ पर्यटन यानी पिलग्रिमेज टूरिज्म की बात हो रही है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, एल्डरली केयर की बात हो रही है और इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है, यानी अनौपचारिक शिक्षा की बात हो रही है। पीएम प्रणाम, तो ये भी मैंने तीन इसमें ऑप्शन मैंने खुद अपने दिमाग से क्रिएट किए हुए हैं। तो ओरिजिनल जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे हम लोग क्या है कि धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है उनके जो ड्रॉबैक है, उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो लिमिट्स है, उसकी वजह से हम लोग धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। हम लोग अब केमिकल फर्टिलाइजर की जगह केमिकल फर्टिलाइजर यानी रासायनिक उर्वरक की जगह धीरे धीरे हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं? तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं जैव उर्वरक की तरफ। रासायनिक कीटनाशकों से होने वाले नुकसान, हेल्थ और बाकी प्रकृति का या पर्यावरण का नुकसान को देखते हुए जैव कीटनाशक की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी में जैव उर्वरकों को प्रमोट करना और धीरे धीरे करके रासायनिक उपयोग की जगह, उर्वरक की जगह जैव उर्वरक को बढ़ाना श्रीलंका में तुरंत में किया गया, इसीलिए उसके निगेटिव वो आए, रिजल्ट्स आए, लेकिन भारत में धीरे धीरे किया जा रहा है और इसी को नाम दिया गया है पीएम प्रणाम। तो पीएम प्रणाम का संबंध किससे है? तो पीएम प्रणाम का संबंध जो है वो जैव उर्वरक से है। ये देख लीजिए, यहां पे ध्यान से देख लीजिए, तो यहां पे देख लीजिए, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए सरकार पीएम प्रणाम योजना शुरू करने पे विचार कर रही है कि यह शुरू किया जाएगा। और इसका मतलब क्या होगा देख लीजिए, तो इसका मतलब होगा प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। पीएम प्रणाम क्या होगा? प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, जिसको पीएम प्रणाम योजना नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के देख लीजिए इसके बारे में क्या क्या चीजें होंगी। तो इसमें जैव उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और साथ ही संतुलित उपयोग धीरे धीरे किया जाएगा, उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है, पीएम प्रणाम तो समझ में आ गया। तो पीएम प्रणाम का संबंध किससे है? तो उर्वरक से है, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके यूज को डिक्रीज करना धीरे धीरे, और जो बायो फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है उसके यूज को धीरे धीरे बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, देख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इन व्हाट फॉर्म हैज द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ईयर 2023? तो ये तीन ऑप्शन तो इसमें क्रिएट किए गए, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तिलहन दिवस, पोषक अनाज वर्ष और अंतरराष्ट्रीय दाल वर्ष। तो इनमें चार में से तीन क्रिएट किए गए हैं। आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष। तो न्यूट्रिशियस सेरेल्स, तो न्यूट्रिशियस सेरेल्स का क्या मतलब होता है? पोषक अनाज का मतलब होता है ज्वार, बाजरा, रागी, जिसको बिहार में लोग मड़ुआ कहते हैं, और उसके बाद जाकर के अन्य भी बहुत सारे साम, ये सब जो क्या होती है, ये मोटे अनाज होते हैं। और आपको एक चीज बता दूं कि भारत में जब हरित क्रांति का आगमन हुआ तो उससे पहले भारत में इसलिए हरित क्रांति के दौरान गेहूं को बढ़ावा दिया गया और गेहूं के उपयोग को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा गया, प्रायोरिटी दी गई, क्योंकि गेहूं के हाइब्रिड बीज आ चुके थे और इस हाइब्रिड बीज की वजह से भारत बहुत ही तेजी से क्या हुआ, गेहूं का उत्पादन बढ़ा करके भारत खाद्य सुरक्षा वाली स्थिति में पहुंच गया, फूड सिक्योरिटी वाली स्थिति में भारत पहुंच गया, अनाजों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन भारत में गेहूं पहले भी बोए जाते थे, बड़े पैमाने पर नहीं होते थे। अन्य फसलें भी होती थी, जैसे कि ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गई, मड़ुआ जिसको कहते हैं, उसके बाद जाकर के साम जिसको कहते हैं, ये सब के सब हो रहे थे। ये इनको कहा जाता है मोटे अनाज। और इनमें उस समय ये था कि गेहूं को इसलिए प्रोत्साहित किया गया क्योंकि गेहूं में क्षमता थी कि भारत के भूख की समस्या को दूर कर सके धीरे धीरे। लेकिन बात करें तो ये सब के सब जो अनाज होते हैं ये बहुत ज्यादा पोषक तत्व वाले होते हैं। और आज भी दुनिया में कई सारे देश है, 100 से भी अधिक देश है, जिन देशों का ये प्रमुख अनाज है, यानी उन देशों में गेहूं या चावल नहीं बल्कि इन मोटे अनाज की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इन मोटे अनाजों को डेडिकेट किया है यूएनओ ने, और इसी को कहा गया अंतरराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ न्यूट्रिशियस सेरेल्स। तो न्यूट्रिशियस सेरेल्स कौन कौन से हैं? तो वो सबके सब सेरेल्स हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं मोटे अनाज।
ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम लोग मोटे अनाज। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो यूएन का जनरल असेंबली है, उसने इसे पोषक अनाज वर्ष के रूप में 2023 को डिक्लेयर किया है। थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया। और ये जो रिकमेंडेशन आई थी रोम में, जिसका हेडक्वार्टर है आप लोग को पता होगा FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन जिसका मुख्यालय रोम में है, उसने रिकमेंड किया था, ये भी यूएनओ का ही एक पार्ट है, तो उसके रिकमेंडेशन पे इसे पोषक अनाज वर्ष के रूप में 2023 को सेलिब्रेट करने का फैसला किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है देख लीजिए। तो इसका जो एम है, इसका एम है to spread awareness about the contribution of nutritious cereals, millets, core cereals, etc. right? और उसके बाद जाकर के इनको सामूहिक रूप से पोषक अनाज कहा जाता है। और पोषक अनाज इनको सामूहिक रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सब के सब क्या है, तो छोटे जो बीज वाले फसल होते हैं, इनको कहा जाता है सामूहिक रूप से, ठीक है, पोषक अनाज कहा जाता है। FAO ने इसको अनुमोदित किया था, FAO का रिक्वेस्ट था कि इसे मनाया जाए और इसके तहत फैसला किया गया इसे मनाने का। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर, देख लीजिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर यहां पे, आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी has the genetic engineering appraisal committee has recently approved the seed production of which generally genetically modified crop। यानी भारत सरकार का जो एक समिति है, पर्यावरण मंत्रालय का जो एक समिति है, वो है आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति। वो क्या करती है, तो किसी भी भारत में जब नए प्रकार के सीड्स या नए प्रकार के बीजों को इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसको क्या करती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, तो उसको ये मूल्यांकन करती है कि क्या ये भारत के पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, या क्या भारत के पर्यावरण के साथ ये इस प्रकार से मिल करके भारत में फ्यूचर में समस्या तो नहीं कोई क्रिएट करेगी भारत के पर्यावरण में। तो ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया जाता है, इसको अप्रेजल किया जाता है, अप्रेज किया जाता है इस कमेटी के द्वारा। और फिर जाकर के जब ये पास कर देते, तब जो नए प्रकार के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स है, उनकी मास लेवल पे उनके सीड्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, उनके बीजों का उत्पादन शुरू करती है बीज कंपनियां, और फिर उसे किसानों को बेचा जाता है ताकि किसान उस फसल के बीज का उपयोग करके खेती कर सके। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो आपको इसके लिए GEAC से क्या करना पड़ता है, तो आपको सर्टिफाइड होना पड़ता है तब जाकर के। तो GEAC के पास लंबे समय से पड़ा हुआ था एक बीज, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है। और इस सरसों को फाइनली जो है वो GEAC ने अप्रूव्ड कर दिया कि हाँ, इसके बीज का उत्पादन भारत में कर सकते हैं। आपको एक चीज पता होगा कि पहले खेती करवाने के लिए पहले जेनेटिकली मॉडिफाई के बड़े पैमाने पर सीड्स आपको उत्पादित करने पड़ेंगे, और वो करती है कौन सी, सीड्स कंपनियां, बीज उत्पादन कंपनियां करती है। तो भारत सरकार के जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति है, उसने GM सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को दे दिया है। इससे पहले आपको पता होगा गोल्डन राइस करके आई थी, उससे पहले चावल, फिर जाकर के कपास की बात करें, BT कॉटन की, तो उसको भी मंजूरी दी गई थी। हालांकि BT जो बैंगन है, ब्रिंजल, उसको पे रोक लगा दी गई थी भारत सरकार के द्वारा, इस समिति के द्वारा। तो ये सारी चीजें देख लीजिए। GM सरसों की व्यावसायिक खेती, तो आनुवंशिक जो इंजीनियरिंग है संशोधित GM सरसों व्यवसाय के व्यावसायिक रिलीज से पहले बीज उत्पादन को मंजूरी दे दी है, यानी इसका जो व्यावसायिक उत्पादन होगा, इससे पहले इसका जो बीज उत्पादन होना है उसको मंजूरी दे दी है। पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत ये समिति आती है, आप लोगों को पता होगा। और इसको GM इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। देखिए, दो तरीका होता है इंप्रूव करने का किसी भी चीज के नस्ल का। एक तो तरीका होता है, वो होता है कलम विधि होती है, जिसमें जैसे आम वगैरह सबके जो कलम वाले पेड़ होते हैं, उसमें दो अलग अलग प्रजाति के आम के डंठल को आपस में मिला करके एक नया कलम तैयार किया जाता है, नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको कलम विधि कहते हैं। उसमें भी मॉडिफाई किया जाता है, लेकिन उसमें जीन लेवल पे नहीं होता है, वो कलम बांधते। यहाँ पे क्या होता है कि पौधों के बीज से, सीड से जो जीन लिया जाता है, उसमें कुछ अलग पौधों के जीन से या अलग कोई चीजों की जीन मिला करके उसमें उसको मॉडिफाई किया जाता है। यानी उसमें क्या होता है, आनुवांशिक रूप से उसमें बदलाव किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई बीज है, जैसे बैंगन है, तो बैंगन में बहुत ज्यादा कीट लगती है, कीड़े लग जाते हैं, तो क्या किया जाएगा कि कुछ ऐसे पौधों से बीज लिए जाएंगे जो इन कीड़ों के
के प्रतिरोधक होते हैं, यानी कि जनरली ये जो कीड़ा है उसको नहीं खाता है उस पौधे को, और उस पौधे से क्या किया जाएगा, बीज ले लिया जाएगा, उसके जीन ले लिए जाएंगे और बैंगन में के साथ मिक्स कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो एक तो बैंगन खुद का बैंगन रहेगा ही, और दूसरा उन कीड़ों से उसको प्रतिरक्षा मिल जाएगी। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाई, इसको काफी ध्यान से देख करके पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जो समिति है उसके द्वारा अप्रूव किया जाता है कि पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे मान के चलिए कि कॉटन वगैरह सब है, तो कॉटन वगैरह सबके साथ तो है कि चलिए ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ये उन कीटों को तो नहीं नुकसान पहुंचा रही है जो हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है। तो इसीलिए इन समिति के द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाता है, क्या भारत के जलवायु के अनुरूप है, दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुरूप है, क्या ऐसा ना हो कि अचानक से क्लाइमेट चेंज हो और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड का प्रोडक्शन एकदम से बंद हो जाए तो लोगों को भूखे मरने की स्थिति आ जाएगी। इन सभी चीजों को जब अप्रेज कर दिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है इनको, तब जाकर के फिर क्या होती है, तब जाकर के इसके उत्पादन को मंजूरी दी जाती है। आगे तो जीएम सरसों के बारे में जान लीजिए क्या है। तो इसका जो नाम है वो है धारा सरसों हाइब्रिड, DMH, ठीक है, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 इसका नाम रखा गया है। ये एक ट्रांसजेनिक सरसों है। ट्रांसजेनिक का मतलब होगा कि जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, जीन के लेवल पे ट्रांसफर किया जाता है, एक जीन से दूसरे, एक वस्तु के जीन से दूसरे के जीन में वो किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है और फिर जाकर के इसीलिए ये संशोधित करके मॉडिफाई किया जाता है। इसमें कई सारे गुण जो है वो ऐड हो जाते हैं। इसमें क्या किया गया देखिए, तो बार्नेज और बार स्टार जो है वो बेसिलस ये करके, ये सबके सब क्या नाम है, जीवाणु नाम है, जिनको आइसोलेट किया गया है और उसके बाद जाकर के उनके कुछ गुण लिए गए हैं। चलिए ये कहां पे तैयार किया गया है देख लीजिए, तो ये तैयार किया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, CGMCP द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, CGMCP का मतलब होगा कि सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है, उसमें इसे इस सरसों को तैयार किया गया है। अगर इससे पहले थोड़ा बैक हिस्ट्री में जाए, अगर हम लोग थोड़ा इतिहास की तरफ अगर हम लोग मुड़े तो आप इस पे देखेंगे, इतिहास में अगर आप देखेंगे तो भारत में इससे पहले बात करें तो गोल्डन राइस पौधे को तैयार किया गया था, डेफोडिल्स और मक्का के जीन का उपयोग करके तैयार किया गया था, जिससे इसमें विटामिन की ए की मात्रा बढ़ गई थी। आपको पता होगा कि जनरली जो राइस होती है उसमें विटामिन ए नहीं होती है, लेकिन गोल्डन राइस जो था वो राइस तैयार की गई थी जिसमें विटामिन ए था, और विटामिन ए इसलिए था क्योंकि इसमें मक्का से वो लिया गया था, मकई यानी मक्का जो होती है, मेज जो होती है, उससे जीन लिया गया था, उन जीनों को जो कि विटामिन ए को रिच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद जाकर के भारत में बात करें इससे पहले तो फिर बीटी कॉटन, ठीक है, बेसिलस थुमरजेनेसिस उसको कहा जाता है, बीटी कॉटन भी था। क्या, तो एक बॉल वर्म होती है, यानी एक कीड़ा होता है जिसके हमले से क्या होता है कि कपास के जो बीज होते हैं वो अंदर से पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, जिसके अंदर कपास बनता है। ठीक है, तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया था, उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया था, तो जेनेटिकली ट्रांसजेनिक फसल तैयार की गई थी, बीटी कॉटन तैयार किया गया था, और उन कीड़ों से बचने के लिए इसमें जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था। ठीक है, बीटी कॉटन। उसके बाद जाकर के बीटी बैंगन की बात कर ले तो बीटी बैंगन में अगर देखें तो ये माहिका, जो कि भारत में क्या है, महाराष्ट्र में माहिका नाम की एक कंपनी है जो कि बीज बनाने का काम करती है। तो ये धारवाड़ कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के साथ मिल करके इसने विकसित किया था 2010 में, लेकिन भारत ने इस पर रोक लगा दी थी चूंकि बैंगन है ये, और जेनेटिकली जब आप मॉडिफाई करेंगे तो अदर प्रोडक्ट्स की तो बात अलग है, लेकिन अगर खाने वाली चीजों को अगर आप जीन में बदलाव करेंगे तो ऐसा ना हो कि उसको खाने के बाद इंसानों के जीन में बदलाव आ जाए, राइट। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पे को बैन कर दिया गया था। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, जिसको माहियोको कहते हैं, उसके द्वारा इसे तैयार किया गया था। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी होगी आप लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है कि नाइजीरिया के बाद किस देश से भारत में 12 चीतों को लाने की योजना पर कार्य चल रहा है। तो आप लोग को पता होगा कि भारत में सितंबर 2022 में, भारत में आप लोग को पता होगा कि सितंबर 2022 में टोटल कितने चीते लाए गए थे, तो भारत में लाए गए थे 8 चीता लाए गए थे, चीता लाए गए थे। और इन 8 चिताओं में से, ठीक है, इन 8 चिताओं को कहां छोड़ा गया था, तो इनको छोड़ा गया था कूनो नेशनल पार्क, कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में।
और ये 8 चीता लाए गए थे कहां से? नामीबिया से लाए गए थे। आप लोगों को पता होगा अफ्रीकी देश है नामीबिया, अफ्रीका महादेश में एक देश है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे नामीब नाम का डेजर्ट है और यहाँ पे है नामीबिया नाम का देश बोत्सवाना के बगल में। यहाँ से 8 चीता लाया गया था। अब भारत ने उसी से मिलते जुलते उसी का जो पड़ोसी देश है साउथ अफ्रीका, उससे 12 चीता लाने का फैसला किया है और इस तरह से भारत में चीता की संख्या, इसे भी कूनो नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? वो है कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान यानी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में इसे छोड़ा जाएगा और इस तरह से यहां पे चीता की संख्या बढ़कर के कितनी हो जाएगी? तो चीता की संख्या बढ़कर के, ठीक है, 20 हो जाएगी। कूनो नेशनल पार्क देख लीजिए कहां पे है? तो श्योपुर कहा जाता है या शिवपुर कह लीजिए मध्य प्रदेश का, और मुरैना जिला है, इन दोनों जिलों में है ये। और 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पे 8 चीतों को छोड़ा था। न्यूज में लगातार 1 सप्ताह तक चीता ही छाए हुए थे, आप लोगों को याद होगा। और इतने बार उस चीता के बारे में आपने सुना होगा कि आपको कूनो नेशनल पार्क भी याद हो गया होगा, नामीबिया भी याद हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारी अब जाकर के ये चीजें याद कर ले कि 12 जो और लाए जाएंगे वो नामीबिया से नहीं बल्कि वो साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। बिल्ली के कुल की प्रजाति है। चीता जो है वो दहाड़ते नहीं है बल्कि चित्तिया जो है वो बिल्ली की तरह म्याऊ म्याऊ करते हैं, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन काफी होगी आप लोगों के लिए। बाकी अगर देख लीजिए कि चीता को क्यों लाया गया, तो चीता इस धरती पे सबसे फुर्तीला जीव माना जाता है स्थल पर। हाँ, लेकिन भारत में आखिरी बार 1947 में देखा गया था जब छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था कि एक रियासत है, देसी रियासत, अब तो खत्म हो गई, कोरिया रियासत, ये छत्तीसगढ़ की कोरिया रियासत है। यहाँ के राजा थे रामानुज प्रताप सिंह देव, उन्होंने 3 चीतों का शिकार कर लिया था और उसके बाद जाकर के भारत में औपचारिक रूप से 1952 के आसपास, 1952 के आसपास भारत में क्या हुआ था कि 1952 में चीता को भारत में लुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि तब तक 47 के बाद भारत में एक भी चीता नहीं दिखा 5 साल में। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि भारत में अब चीता नहीं है और फाइनली क्या कर दिया गया, भारत में चीता को लुप्त घोषित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 होगा उसका आंसर होगा ए, यानी प्रश्न संख्या अगर हम लोग 15 की बात करें तो प्रश्न संख्या 15 का आंसर है कि भारत में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे, ठीक है। भारत में दक्षिण अफ्रीका से चीता लाए जाएंगे। आगे नेक्स्ट, सितंबर 2022 में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया आईएनएस तारागिरी, ठीक है, आईएनएस तारागिरी को शामिल किया गया है। तो आपको यहां पे बताना है कि आईएनएस तारागिरी जो है वो क्या है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आईएनएस तारागिरी जो है वो है एक युद्धपोत वारशिप। आपको बता दूं आईएनएस जो विक्रांत है वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, वो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि आईएनएस तारागिरी जो है वो क्या है, तो आईएनएस तारागिरी जो है वो एक वारशिप है, यानी कि वो एक युद्धपोत है। और इसे मजगांव डॉक कहां पे है आप लोग को पता होगा, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो है वो मुंबई के पास है, यानी महाराष्ट्र में अरब सागर के तट पे है। मजगांव डॉक यार्ड है जहां पे क्या बनाया जाता है, जहां पे भारतीय नौसेना के मांग के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिप बनाए जाते हैं। और आईएनएस तारागिरी जो है वो यहीं पे तैयार की गई है और जब इनको कमीशन में शामिल कर लिया जाता है, जब इनको कमीशन कर दिया जाता है तब इसको आईएनएस इसमें टैग जोड़ दिया जाता है। तो ये आईएनएस तारागिरी हो गई जो कि मजगांव शिप बिल्डर्स के द्वारा सितंबर 2022 में बनकर के तैयार किया गया है, एक युद्धपोत है और इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी से इसका निर्माण किया गया है। और इसका निर्माण बेसिकली आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया है, यानी इसमें विदेशों से नहीं खरीद करके अपने देश में ही शिप बनाने की बात की गई थी, जिसको आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरा का पूरा किसी भी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की बात है। तो ये तैयार किया गया है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में, अंतिम रूप से इसको क्या किया गया है, तैयार किया गया है। अंतिम रूप से तैयार करने का मतलब ये होगा कि इसके कुछ कुछ पार्ट्स जो है वो भारत के ही अलग अलग पार्ट में बने थे जिनको यहाँ पे जाकर के फिट किया गया। तो अंतिम रूप से इसको अंतिम रूप देने का काम किया गया था मजगांव में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है कि सितंबर 2022 में किन्हें भारत का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है, ठीक है, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया इन सितंबर 2022। तो आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर 2021 में, ठीक है, एक दुखद दुर्घटना हुई थी और उस दौरान जो है वो हम सबके प्रिय
जनरल बिपिन रावत, जो कि भारतीय थल सेना से रिटायर थे और जो भारत के पहले सीडीएस बने थे, सभी के लोकप्रिय थे, सभी को मन में दुख हुआ था जब तमिलनाडु में ठीक है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान ये शहीद हो गए थे। इनके साथ साथ इनके परिवार के भी लोग थे और बाकी भी सेना के कई सारे वरिष्ठ अधिकारी वगैरह सब थे जिनके जो शहीद हो गए थे। तो उनके बाद ये पद जो है वो खाली था और इस पद को भरने का जो काम किया है वो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने इनका स्थान लिया है। तो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारत सरकार के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा क्रिएट किया गया एक नया पोस्ट है, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के अलावा एक और प्रमुख होंगे जो इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे और वो आमतौर पर जो रिटायर होंगे सेना से उनको बनाया जाता है। तो इनमें से अगर बात करें तो ज्यादातर मामलों में रिटायर को ही बनाया गया था, हालांकि अभी तक तो 2 ही नियुक्ति हुई थी, एक जनरल की और ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है इनको बनाया गया है सीडीएस भारत का। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान ले तो इनके बारे में थोड़ा सा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं ये, और इनसे पहले पिछले साल क्या हुआ था तो जनरल बिपिन रावत शहीद हो गए थे, आप लोगों को पता होगा हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद। और 2019 में ही इस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो सीडीएस पद है उसका सृजन किया गया है। पहले बिपिन रावत जी बने थे और अब जाकर के अनिल चौहान जी को इनको सीडीएस बनाया गया है। सीडीएस का काम क्या है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा सचिवालय में सैन्य सलाहकार में कार्यरत थे। पिछले साल अगर बात करें इनका सेवानिवृत्त होने के बाद ये जो थे ये कहां पे थे तो सैन्य सलाहकार के रूप में ये कार्य कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में। ठीक है, आगे बेसिकली भारत में ये इसलिए किया गया है क्योंकि तीनों सेनाओं को के साथ साथ भारत में एक प्रमुख सेनापति की भी जरूरत थी भारत को औपचारिक रूप से। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते, प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या है। तो प्रश्न संख्या 18 है कि सितंबर 2022 में देश के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है, इन सितंबर 2022 द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ कंट्री हैज बिकेम। तो सितंबर ठीक है, सितंबर यहां पे पूछा यह गया है कि सितंबर 2022 में भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि मुकुल रोहतगी जो थे वो पहले भी भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे और इनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि भारत के अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, लेकिन इन्होंने कुछ कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से मना कर दिया और फाइनली जो है वो आर वेंकट रमणी को, ठीक है, जाने माने अर्थशास्त्री है आर वेंकट रमणी, इनको बनाया गया है देश का, सॉरी अर्थशास्त्री नहीं है ये, इनको बनाया गया है, आर वेंकट रमणी को बनाया गया है देश का अटॉर्नी जनरल। अब देख लीजिए आर वेंकट रमणी। अब अटॉर्नी जनरल होते क्या है तो कानूनविद होते हैं ये और वरिष्ठ वकील हैं ये। और कानूनविद, इनका काम क्या होता है तो इनका काम होता है कि जो लीगल मुद्दा होता है सरकार का, एक तरह से देखें तो ये कानूनी सलाहकार होते हैं, लीगल एडवाइजर एक तरह से देखें तो सरकार का होता है। तो ये वरिष्ठ वकील है आर वेंकट रमणी, भारत सरकार ने इनको अटॉर्नी जनरल बनाया है। ठीक है, 3 साल तक के लिए इनका कार्यकाल होगा और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। इनसे पहले मुकुल रोहतगी जी ने मना कर दिया था सरकार को, सरकार ने रिक्वेस्ट किया था अटॉर्नी जनरल पद के लिए इनको, लेकिन इन्होंने मना कर दिया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 19 जो है वो आपके सामने ये है, आप लोग देख लीजिए एक बार, बस आप लोग एक बार पहले सेशन को लाइक कर दीजिए सभी स्टूडेंट सब, और जो स्टूडेंट्स जो इसे देख रहे हैं वो इसे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले, वैसे स्टूडेंट जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया गया है। Which has been awarded as the best feature film at the 68th नेशनल फिल्म अवार्ड। तो 68वें फिल्म पुरस्कार के तहत जो है आपको पता होगा कि तमिल फिल्म सोराराय पोट्रू, तमिल फिल्म जो है वो सोराराय पोट्रू को बेस्ट फीचर फिल्म मिला है। ये कौन सी भाषा में है तो ये तमिल भाषा की फिल्म है सोराराय पोट्रू, और इस फिल्म को
बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है भारत में। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपका ये बन सकता है, और इसके साथ साथ देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बन सकती है नेशनल फिल्म अवार्ड से। तो आपको पता होगा कि कोविड की वजह से जो 68 वाला जो है वो एक साल पीछे चल रहा है, ठीक है, 68 नहीं बल्कि एक साल पीछे चल रहा है। 69 वाला भी हो जाना चाहिए था, लेकिन 68 वाला जो ये पुरस्कार जो दिया गया है ये कोविड की वजह से ये डिले हुआ है। 30 सितंबर को क्या किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था एक सेरेमनी, जिसमें ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेताओं को सम्मानित किया था। आपको विनर की विजेताओं की लिस्ट भी ध्यान रखनी है। और एक चीज और बता दूं कि वो स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं, टेलीग्राम जो चैनल है जिसपे आमतौर पर सभी लेक्चर्स के अभी तक जितने लेक्चर पहले हुए हैं आज से पहले सभी के पीडीएफ शेयर कर दिए गए हैं। तो वैसे स्टूडेंट जो सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं वो स्टूडेंट जो है वो चाहे तो टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ। JH एजुकेशन इस चैनल का नाम है, आप लोगों को पता होगा। तो ये स्मॉल में J, उसके बाद जाकर के H और फिर एजुकेशन EDUCATION एजुकेशन 1, ठीक है। सेम जो चैनल का लिंक है, चैनल में जो नेम होता है नीचे की तरफ आप देखेंगे @JH एजुकेशन, तो उसी तरह से आप JH एजुकेशन 1 अगर आप लिखेंगे टेलीग्राम पे तो आपको ये सजेस्ट कर देगा, इस चैनल को सजेस्ट कर देगा और आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि इसमें इंफॉर्मेशन के अलावा जितने भी लेक्चर्स होंगे, फ्यूचर में भी जितने लेक्चर्स होंगे, उनके पीडीएफ आपके साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आप लोग उसका ज्यादा से ज्यादा रिविजन करके, मल्टी टाइम रिविजन करके एग्जाम में अपने स्कोर को बढ़ा सके, ठीक है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने विजेताओं को सम्मानित किया था, तो जरूर जुड़ जाए टेलीग्राम से आप लोग। अब देखिए क्या है कि पुरस्कार विजेताओं की सूची, लिस्ट ऑफ अवार्ड विनर्स। तो जो अवार्ड विनर्स थे देखिए वो कौन कौन थे। तो सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फीचर फिल्म के लिए सोराराय पोट्रू को दिया गया, जो कि तमिल फिल्म है। उसके बाद जाकर के बेस्ट डायरेक्टर जो है वो सच्चिदानंदन KR को दिया गया है। आयापम कोश्यम करके जो है, कोश्यम करके है, ये है मलयालम फिल्म। तो KR आयापम जो है वो कोश्यम जो है वो आयापम कोश्यम जो है वो फिल्मों के नाम है, और ये मलयालम फिल्म है। और इसके लिए सच्चिदानंद KR को जो है बेस्ट डायरेक्शन का मिला है। हालांकि बेस्ट एक्टर और बेस्ट फिल्म से ही पूछा जाता है और एक्ट्रेस से। तो बेस्ट फिल्म जो है वो सोराराय पोट्रू तमिलनाडु की है, तमिल फिल्म है। संपूर्ण मनोरंजन करने वाली, प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट की बात करें तो वो अजय देवगन की तान्हाजी मूवी जो आई थी। क्योंकि आपको पता है कि ये फिल्म सब पुराने हो गए, अब तो 2-2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि कोविड की वजह से 68 जो है नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो लेट से दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो तान्हाजी मूवी को बेस्ट मनोरंजन करने वाली, होल सम एंटरटेनमेंट के लिए दिया गया, संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फिल्म तान्हाजी। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों को चुना गया, और जूरी के सामने यही समस्या थी कि दोनों में से बेस्ट कौन है, इसलिए दोनों को चुन लिया गया। एक तो दक्षिण भारत के हीरो है सूर्या, जिनको किसके लिए, सोराराय पोट्रू तमिल में अपने फिल्म में अभिनय के लिए। दूसरा अजय देवगन को उनके फिल्म तान्हाजी में अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर ले तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो अपर्णा बालामुरली को मिला है, और अपर्णा बालामुरली को भी मिला है किसके लिए, सोराराय पोट्रू के लिए, जो कि तमिल फिल्म है। तो अपर्णा बालामुरली को दिया गया है। बाकी ये सब चीजें नहीं पूछेगा, ये सब चीजें बस मैंने लिस्ट में डाल दिया है। आप लोग के पास जो टेलीग्राम में जब आप ज्वाइन करेंगे या जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां पे आप इसको मल्टी टाइम रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जो पूछा जाता है वो बेस्ट फीचर फिल्म से ही क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जाकर के जो क्वेश्चन आते हैं वो बेस्ट एक्टर से, बेस्ट एक्ट्रेस से क्वेश्चन आते हैं। और उसके साथ साथ नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ ही एक लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के भारत के पहले दादा साहब जो थे वो भारत के पहले फिल्म के निर्देशक थे, आप लोग को पता होगा, डायरेक्टर थे। तो उनकी याद में जो दिया जाता है दादा साहब फाल्के, ये किसी भी एक्टर और एक्ट्रेस यानी फिल्म क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सिंगर हो, कंपोजर हो, उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है। क्योंकि ये भारत में जैसे मेजर ध्यानचंद अवार्ड खेल का सबसे बड़ा सम्मान है, भारत रत्न भारत में सबसे बड़ा सम्मान है, उसी तरह फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है कौन सा, तो वो है दादा साहब फाल्के। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो आशा पारिक को दिया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो सूर्या
और उसके बाद फिल्म सोनारे पोट्रू के लिए, और अजय देवगन फिल्म तान्हाजी के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को याद रखना है बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, संपूर्ण मनोरंजन करने वाली बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी, और उसके बाद जाकर के आप लोगों को याद रखना है कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी थी, अपर्णा बालामूर्ति। तो इतनी चीजें आप लोगों के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का एशिया कप जीतने का सपना एक बार फिर से टूट गया, जब यूएई में भारतीय टीम जो है वो बुरी तरह से हार करके लीग मैच के ही दौरान कई बार हारी और बाहर हो गई, जिसमें पाकिस्तान के साथ भी हारी थी, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, और भारतीयों के लिए खुशी की बात यह हो गई, हालांकि इसको खुशी नहीं कहना चाहिए, स्पोर्ट्स कल्चर में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो खेल में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि भारत जब नहीं जीता तो भारत के चूंकि विरोधी रहा है पाकिस्तान, तो लोगों को लगा कि पाकिस्तान ना जीते, और ऐसा ही हुआ। फाइनली श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में हरा करके क्या किया, तो इस एशिया कप को श्रीलंका ने जीत लिया, और इस तरह से श्रीलंका ने सबसे ज्यादा भारत के एशिया कप जीतने की भी बराबरी कर ली। तो एशिया कप 2022 का विजेता आपसे अगर पूछेगा तो वो होगा श्रीलंका। किसको हराया था, तो पाकिस्तान को हराया था। मैच का आयोजन कहां पे किया गया था, तो मैच का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इस मैच का आयोजन किया गया था, एशिया कप 2022 का। तो एशिया कप 2022 का आयोजन यूएई में, विजेता श्रीलंका, उप विजेता पाकिस्तान। तो फाइनल हुआ था कहां पे, तो फाइनल हुई थी श्रीलंका की बात करें तो दोनों के बीच में हुई थी, किसके, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। 23 रन से जीत करके श्रीलंका ने छठी बार जीता है, और ये जो बेसिकली हुई थी ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों कंट्रियों के बीच में ये फाइनल हुई थी। श्रीलंका में की तरफ से भानुका राजपक्षे जो था, जिन्होंने 71 रन बनाया, उनको फाइनल में मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया और उन्हें मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उसके बाद जाकर के श्रीलंका के वनंदु हसरंगा जो है, जो ऑलराउंडर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और बॉलिंग तो बहुत बढ़िया है ही, तो हालांकि भारत में नहीं चले थे, इस बार बहुत पिटाई हुई थी। तो मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, इस सीरीज के सबसे बेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड है वो वनंदु हसरंगा को मिला था ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए। सबसे ज्यादा रन की बात कर ले अगर, वो चूंकि ऑलराउंडर थे इसीलिए उनको मिला प्लेयर ऑफ द सीरीज। सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के ओपनर विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने, और भुवनेश्वर कुमार जो भारत के थे हैं 19वें ओवर के स्पेशलिस्ट हैं, उनको मिला था सबसे ज्यादा, इन्होंने विकेट लिए थे। आगे टोटल 6 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें परंपरागत रूप से तो 4 बड़े टीमों को आप लोग जानते ही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। 5वां जो टीम है वो है अफगानिस्तान, और हांगकांग जो टीम है वो क्वालिफाई करके आई थी इस एशिया कप में। तो टोटल 6 टीमों ने इस एशिया कप में भाग लिया था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं यहाँ पे 21, प्रश्न संख्या हम लोग 21 लेते हैं यहाँ पे, कि प्रश्न संख्या 21 कौन सा है। 1 मिनट, थोड़ा मैं पानी पी लूं। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 ये है, देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर आज मैं थोड़ा थका हुआ भी लग रहा हूं आप लोगों को, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि सुबह से लेकर के आपको पता है कि सुबह ही निकलते हैं घर से और कई सारे क्लासेस हो रहे हैं, और सभी बैच को समय से खत्म करने का दबाव होता है, क्योंकि परीक्षा नजदीक है, तो आसान नहीं होता है। दिल्ली में मुखर्जी नगर के अलावा करोल बाग में भी क्लास आज लेकर के आ रहे हैं, तो आज थोड़ा सा एनर्जी कम लग रहा होगा। बाकी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को सितंबर 2022 पूरा करवाने की, तो एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए, सुबह के ही निकले हुए हैं 8 बजे घर से, तो चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि चकदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध भारत की सीनियर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी, आप लोगों ने देखा होगा कपिल शर्मा शो में भी आई हुई थी, एक समय ये दुनिया की सबसे तेज गेंदबाज थी, पश्चिम बंगाल से है ये। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, सॉरी मैंने आंसर पहले बता दिया आप लोग को। तो चकदा एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध भारत की सीनियर तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का संबंध भारत के किस राज्य से? इंडिया सीनियर फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी, पॉपुलरली नॉन एज चकदा एक्सप्रेस, बिलोंग्स टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो चकदा जो है वो पश्चिम बंगाल के नदिया में एक शहर है,
पश्चिम बंगाल में नदिया में, जहां से गौरांग महाप्रभु आए थे, आप लोगों को पता होगा, निताई गौर हरि बोल जो बोलते हैं। तो उसी में एक चकदा नाम का क्या है, नदिया जो ये है डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक चकदा नाम का कस्बा है जो एक छोटा सा सिटी है, और वहां से ये आई है तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी। और इसीलिए झूलन गोस्वामी को क्या कहा जाता है, तो झूलन गोस्वामी को कहा जाता है चकदा एक्सप्रेस। और इन्होंने हाल ही में क्या लिया, तो इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, और इन्हीं के नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आपको पता होगा कि विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का, अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट ओवरऑल लेने का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, ओवरऑल सबसे ज्यादा महिला क्रिकेट में विकेट लेने का भी रिकॉर्ड झूलन गोस्वामी के ही पास है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में, वनडे में भी सबसे ज्यादा विकेट लेने का, टेस्ट में नहीं है, T20 में नहीं है, लेकिन वनडे में सबसे ज्यादा। तो चकदा एक्सप्रेस के नाम से ये प्रसिद्ध है, सीनियर तेज गेंदबाज है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। सभी फॉर्मेट को मिला करके 353 विकेट है, जो कि वर्ल्ड में किसी भी महिला तेज गेंदबाज के लिए एक सपना है, किसी के पास नहीं है। और वनडे में भी 255 विकेट है, जो इनके आसपास भी नहीं है कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 ये है कि 16 अगस्त 2022 से 18 सितंबर 2022 के बीच आयोजित डूरंड कप फुटबॉल का 131वां सत्र। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 131वां हुआ है तो भारत का ये सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो एक तो स्टैटिक क्वेश्चन भी आपका मिल गया, स्टैटिक फैक्ट ये मिल गया कि ये ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का, और ये एशिया के भी सबसे पुराने हैं, एशिया का भी सबसे पुराना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें पूछा गया कि व्हिच टीम वॉन द 131st सीजन ऑफ डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट टू बी हेल्ड फ्रॉम अगस्त 16 2022 टू सितंबर 18 2022। तो आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई और गोवा इस बार जो फाइनल हुई थी वो फाइनल पूछा गया है कि पूछा गया है कि बीच आयोजित दुर्गम सत्र का खिताब किस टीम ने जीता था। तो इस बार सुनील छेत्री जो है वो खेल रहे थे बेंगलुरु के साथ, और बेंगलुरु टीम ने इस बार फाइनल जीता है मुंबई को 2-1 से हरा करके। ठीक है, तो बेंगलुरु टीम ने फाइनल जीता है किसको, मुंबई को 2-1 से हरा करके डूरंड कप जीता है। डूरंड कप आप लोग को पता होगा कि भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसका 131वां सत्र हुआ था ये, और इसके 131वें सत्र में बेंगलुरु ने किसको हराया, मुंबई को 2-1 से 1 गोल के मुकाबले 2 गोल से पराजित किया था। और उसके बाद बात करें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, पुराना टूर्नामेंट है, और एशिया का सबसे पुराना। 1888 दगसाई में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली बार इसका आयोजन किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो कौन सा जीता, बेंगलुरु की टीम ने मुंबई को हरा करके जीता था। सबसे ज्यादा सक्सेस बात करें तो बंगाल की मोहन बगान और ईस्ट बगान बंगाल की टीमें जो है ये सबसे ज्यादा सफल रही है। ये दोनों के दोनों पश्चिम बंगाल की टीमें हैं। ठीक है, आगे क्लब फुटबॉल होती है ये बेसिकली। अब क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये है कि 2022 में मैथिली भाषा के लिए किस लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग को पता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी के अलावा 22 भारतीय भाषाओं में दी जाती है। ठीक उसी तरह जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, वैसे ही उसी से मिलता जुलता साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी है। और अगर इसमें देखें तो भारत में चूंकि बिहार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हिंदी और मैथिली बिहार की भाषा है, और इसीलिए बिहार में मैथिली भाषा चलती है। हालांकि पूरे भारत में भी और विश्व में भी कई देशों में, लेकिन उसका मूल तो बिहार ही है, बिहार के मिथिलांचल। तो इसीलिए हिंदी और मैथिली और उर्दू, चूंकि उर्दू बिहार की क्या है तो सेकेंड राजभाषा है, बिहार की राजभाषा है उर्दू। तो आपको उर्दू में, हिंदी में, अंग्रेजी में और मैथिली में जिनको जिनको मिला है वो याद करके जाएंगे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने की उसी से संभावना होगी। ठीक है, आगे तो नेक्स्ट, तो यहां पे देख लीजिए किनको मिला है, तो मैथिली के लिए नवकृष्ण ऐहिक को मिला है। ठीक है, मैथिली भाषा में मधुबनी जिला के ये लेखक हैं, और ये एक युवा इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और नवकृष्ण ऐहिक इनका नाम है। और ये साथ साथ लेखन क्षेत्र में भी धीरे धीरे उभर रहे हैं। और इन्होंने जो खुरचन भाई करके एक लिखा हुआ है, आगे मैं बता ही देता आप लोग को, तो टोटल 24 भारतीय भाषाओं में दिया गया है, अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषा टोटल 24 में दिया गया। सॉरी, मैंने अगर 23 बोला था तो
22+3 24 भाषाओं में दिया गया अंग्रेजी मिला करके, ठीक है। और उसमें हिंदी भाषा के लिए जो ये अकादमी पुरस्कार है वो मिला है भगवंत अनमोल को। भगवंत अनमोल को हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है और इन्होंने जो अपना उपन्यास लिखा है जिसका नाम है प्रमेय, तो प्रमेय उपन्यास के लिए हिंदी भाषा में भगवंत अनमोल को दिया गया है। उसके बाद अंग्रेजी भाषा की बात कर ले तो उसमें मिहिर वत्स को दिया गया है और मिहिर वत्स को सम्मानित किया गया है। इन्होंने लिखा है टेल्स ऑफ हजारीबाग, इसके लिए मिहिर वत्स को अंग्रेजी में मिला है। और उसके बाद जाकर के मैथिली भाषा की बात कर ले तो नव कृष्ण ऐहिक जो है, जो कि मधुबनी जिला के हैं, इन्होंने एक व्यंग संग्रह लिखा है खुरचन भाई कचमच्छी। कचमच्छी का मतलब होता है मैथिली भाषा में छटपटाहट। खुरचन भाई मतलब वहां पे कुछ लोगों के नाम होते हैं, खुरचन जो होते हैं वो बेसिकली सीपी को कहते हैं, तो कई लोगों के नाम रख दिए जाते हैं गांव में खुरचन, और गांव में चूंकि भाई बोलते हैं तो खुरचन भाई का कचमच्छी यानी छटपटाहट, तो इसे मिला है मैथिली भाषा में। नवकृष्ण ऐहिक को मिला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मैथिली भाषा के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को मिला है और हिंदी भाषा के लिए अगर बात करें तो भगवंत अनमोल को दिया गया। ये तीनों कम से कम आप लोगों को याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है कि भारतीय नौसेना का नया ध्वज निशान किस ऐतिहासिक नौसेना से प्रेरित है या प्रभावित है? द न्यू फ्लैग insignia of the Indian Navy is influenced by which historical navy? तो आप लोग को पता होगा कि महान शिवाजी जो थे, ठीक है, महान शिवाजी महाराज जो थे, उनके पास एक बड़ी नौसेना और शक्तिशाली नौसेना थे। जमीन पे न सिर्फ शक्तिशाली थे बल्कि पानी में भी, महासागर में भी, अरब सागर में शक्तिशाली थे। और इनकी एक बड़ी नौसेना थी जो जंजीरा के सीढ़ियों के सहायता से तैयार की गई थी। और आज इन्हीं का जो नौसेना अड्डा है, उसी नौसेना अड्डे में आप लोग को पता होगा कि नाहवा शेवा बंदरगाह बनाई गई है, जो कि आप लोग को पता होगा कि भारत में कहां पे है? एलिफेंटा आइलैंड पे। तो एलिफेंटा आइलैंड पे ही इनका नौसेना बेड़ा खड़ा रहता था और उनके नौसेना से ही प्रेरित होकर के, चूंकि अंग्रेजों के जाने के बाद अभी तक जो था वो भारतीय नौसेना के जो चिन्ह था उसमें यूनियन जैक हुआ करता था, क्रॉस ऐसे होते थे, ठीक है, इसी में तिरंगा भी होता है और ये क्रॉस ऐसे होते थे। ये किसका? अंग्रेजों के गुलामी का प्रतीक था। तो उसको हटाते हुए शिवाजी महाराज, ग्रेट शिवाजी महाराज के नौसेना के चिन्ह को जोड़ते हुए भारतीय नौसेना के लिए एक नया चिन्ह तैयार किया गया है। ये देख लीजिए, ये महान शिवाजी महाराज है और ये भारत का झंडा है। पहले क्या था? तो पहले इसकी जगह अंग्रेजों का जो क्रॉस वाला जो झंडा था वो इसमें था और उसमें तिरंगा बना होता था, ठीक है। तो इसे उतारते हुए गुलामी के प्रतीक को, ये मराठा की नौसेना यानी शिवाजी महाराज की नौसेना से प्रभावित है ये नया वाला चिन्ह। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचीन में नौसेना के ध्वज के निशान का अनावरण किया था और ये भी सितंबर की महानतम घटनाओं में से एक है जब हम लोग एक एक करके गुलामी के प्रतीक को उतारते जा रहे हैं और भारत धीरे धीरे न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रहा है बल्कि उभर रहा है और अपने गुलामी की जो पुरानी यादें हैं उनको छोड़ रहा है एक एक को और धीरे धीरे करके एक नई सदी की तरफ बढ़ रहा है। एक नए शुरुआत कर चुका है भारत आगे बढ़ने की। सभी सेक्टर्स में ये कॉन्फिडेंस आपको दिखता है। पूरी दुनिया में, दुनिया भारत को अब गौर से देख रही है। तो नौसेना का जो ये नया निशान है ये मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य चिन्ह से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 25 ले लेते हैं। देखिए आपके सामने है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FATF कहा जाता है, भारत भी इसका मेंबर है, आप लोगों को पता होगा। और ये क्या करता है? तो ये वर्ल्ड में देशों को ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखता है। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि ये FATF बेसिकली बनी क्या थी? तो FATF का मेन उद्देश्य यह है कि उन देशों को दंडित करना या उन देशों को के साथ व्यापार पर रोक लगाना या दंडित करना जो देश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने वाले जो फाइनेंस है, वित्तीय लेन देन है, उसको नहीं रोक पा रहे हैं या तो इंटेंशन उनका नहीं है या फिर वो जानबूझ करके ऐसे टेरर फंडिंग को बढ़ावा देती है। तो टेरर फंडिंग को बढ़ावा देना या वित्तीय गतिविधि जो है आतंकवादियों के द्वारा जो फाइनेंशियल एक्टिविटी की जाती है उस पर कॉपरेशन नहीं करना, हवाला जैसे कारोबार को बढ़ावा देना, ऐसे कार्य में शामिल जो देश होते हैं उनको FATF के द्वारा क्या किया जाता है? तो पहले ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब यह होगा कि अब उस देश पे निगरानी रखी जाएगी। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जैसे शामिल हो जाता है तो उस देश पे कई सारे व्यापारिक जो है वो उस पे लाद दी जाती है, कई सारी चीजें जो उसमें
ठीक है, उस पर कई सारे नकेल कस दिए जाते हैं। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरा, निगरानी लगातार की जाती है, तो फिर उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, यानी अब उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इसमें से बच गया, पता नहीं कैसे न कैसे ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया। अब पाकिस्तान, अब बात करें इसमें तो पूछ रहा है कि कौन सा देश ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं है, तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में कभी नहीं रहा है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, तो पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट से भी बाहर हो गया है। तो ये होगा, इसका आंसर होगा पाकिस्तान। बाकी ईरान को अमेरिका के प्रभाव की वजह से, उत्तर कोरिया को, म्यांमार को, यहाँ पे सैन्य शासन है, उत्तर कोरिया में तानाशाही है, और ईरान में भी अमेरिका को लगता है कि यहाँ पे धार्मिक चरमपंथियों का शासन है। तो इन तीनों देशों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। ब्लैक लिस्टेड देशों के साथ व्यापार करना खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है, क्योंकि दूसरे देश फिर आपसे व्यापार नहीं करेंगे या फिर आप पे प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ये तीनों कंट्री ब्लैक लिस्टेड है। पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड था, लेकिन उसका नसीब थोड़ा अच्छा है, तो फिलहाल ग्रे लिस्ट से वो बाहर हो गया। तो इसका आंसर होगा पाकिस्तान। ये देख लीजिए FATF की ग्रे लिस्ट, FATF की ये मीटिंग बुलाई गई थी, और FATF की इस सूची में वित्तीय कार्रवाई बल ने ग्रे लिस्ट के तहत जो सूची है, पाकिस्तान जो था उसमें से हटा दिया गया। और ये आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के समर्थन अगर कोई देश करती है, तो उसको पहले किया जाता है, ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। उसके बाद भी नहीं सुधरता है, तो फिर उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है, चेतावनी के रूप में फिर जाकर के ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। अभी ईरान, उत्तर कोरिया और म्यांमार 3 ऐसे कंट्री है जो ब्लैक लिस्टेड है। FATF का काम क्या होता है, तो वॉच डॉग ऑफ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ठीक है, तो एक तरह से क्या होता है, तो ये वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के निगरानीकर्ता का ये कार्य करता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो इंफॉर्मेशन FATF को लेकर के देख ले, तो G7 की जो पेरिस में बैठक बुलाई गई थी, उस समय G8 हुआ करता था, आपको पता होगा उस समय। तो उस समय 1989 में क्या किया गया था, तो इसका गठन किया गया था। और उसके बाद जाकर के इसके सचिवालय की बात करें तो इसका सचिवालय पेरिस में है, और पेरिस में OECD का जो मुख्यालय है, ठीक है, OECD का जो मुख्यालय है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, उसी के हेडक्वार्टर के ही अंदर इसका सेक्रेटेरिएट है पेरिस में। किसका? FATF का। FATF में 37 क्षेत्राधिकार और 2 क्षेत्रीय संगठन, 37 तो कंट्रीज है और 2 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें शामिल है, और लगभग दुनिया के सभी हिस्सों के प्रमुख जो वित्तीय केंद्र होते हैं उनके प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। 2006 में भारत का पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था, और 2010 में भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो भारत को इसका मेंबर कंट्री बना दिया गया था 2010 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आज का सेशन थोड़ा लंबा है क्योंकि सितंबर में नंबर ऑफ न्यूज ज्यादा है। आप लोग को बता दूं कि कई लेक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें 50 या 45 मिनट के होंगे एक लेक्चर है, कुछ लेक्चर है जो 1.25 घंटा या 1.5 घंटे के हैं। तो आपको एक चीज बता दूं कि घटनाएं जो है वो हर महीना में समान नहीं होती है। किसी मंथ ऐसे होते हैं कि घटनाएं हर महीने में होती है, लेकिन कई सारे ऐसे अवार्ड्स कुछ महीने में, खास महीने में दिए जाते हैं, रैंकिंग जारी की जाती है, इंडेक्स जारी किया जाता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, और ये सब जो होता है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में नंबर ऑफ न्यूज आपके किसी मंथ में बढ़ जाते हैं, किसी मंथ में कम हो जाते हैं। किसी महीने में कम न्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि न्यूज होते हैं लेकिन वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं, तो वो सेशन जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। जिस मंथ में नंबर ऑफ न्यूज ज्यादा होते हैं और वो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए उसके मैक्सिमम न्यूज जरूरी होते हैं, तो वो सेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये जो आपने देखा होगा, तो ऐसा नहीं है कि हर लेक्चर को हम लोग 1-1 घंटे का करेंगे। 1 घंटे का करेंगे तो कुछ ऐसे मंथ होंगे जिसमें बहुत कम न्यूज होने की वजह से जबरदस्ती के बेकार के न्यूज करेंगे, और अगर 1 ही घंटे का किया तो कुछ मंथ में ऐसे हो सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज छूट जाए। इसीलिए आप देखेंगे तो फ्लेक्सिबल है हमारा लेक्चर, सबके ड्यूरेशन थोड़ा आगे पीछे होता है। जिस महीने में जितनी न्यूज होगी उसी के हिसाब से उस मंथ में हम लोग न्यूज को करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए सभी लोग, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे 26 ये है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने वर्ष 2021 की मानव विकास सूचकांक HDI में भारत को किस स्थान पर रखा है? ह्यूमन डेवलपमेंट जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो UNDP है उसके द्वारा जारी किया गया है HDI 2022 में, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और ये जो जारी की गई है इंडेक्स, ये 2021 के लिए है। 2021 में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, उनका जो प्रदर्शन रहा है, उसके आधार पर ये जारी की गई है। और भारत 131 में से खिसक करके भारत एक स्थान और खिसक गया और भारत 132वें स्थान पर पहुंच गया। पिछले साल भारत 131 में पे था और अब भारत कहां पे पहुंच गया? 132वें स्थान पर भारत पहुंच गया HDI में, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में।
तो 2021 में ये जारी किया गया है। और भारत को जो मिला है टोटल जो होता है वो 1 होता है, लेकिन 1 हर देश को नहीं मिलता है, आप लोगों को पता होगा। तो भारत को कितना मिला है, 0, रिपोर्ट के अनुसार भारत को मिला है 0.633 HDI मार्क्स मिले हैं। कितना मिला है, 0.633। सभी देशों का लक्ष्य 1 तक पहुंचना है, लेकिन 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 1 ऐसा नहीं है कि डिजिट चेंज कर देंगे, आपको अगले 40-50 साल तक सभी नागरिकों को गरीबी से उभारना पड़ेगा, सभी में शिक्षा का विकास करना पड़ेगा, स्वास्थ्य की देखभाल करना पड़ेगा, यानी कि अगले 30-40 साल तक बिना करप्शन का अगर हो 20-25 साल तक, तब जाकर के थोड़ा सा HDI में सुधार आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिए इस सूची में भारत की बात करें 2020 में, तो 2020 का छोड़ दीजिए, 191 देश इस बार शामिल किया गया था इस सूची में, भारत को 132वां रैंक मिला है। तो HDI में इस बार इंडेक्स में 191 देश शामिल है, ये भी ध्यान रखना है आपको। टोटल उसमें से भारत को कितना मिला है, तो भारत को 132वां स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें, हालांकि वहां पे क्राइसिस चल रहा है, भारत से बढ़िया रैंकिंग HDI में दिया गया, इसीलिए कई बार विवाद भी होता है इस बात को लेकर के। ठीक है, कि ऐसे देश जो जिसकी भारत सहायता कर रहा है उससे भी भारत को खराब रैंक दिखाया जाता है, तो कई बार विवाद भी होता है। चाइना को 79 मिला है, चलिए संतोष वाली बात है। भूटान को 127वां, इंडिया से बेहतर, और बांग्लादेश को भी भारत से बेहतर दिखाया गया है। बाकी भारत से खराब अगर बात करें पड़ोसी देश में, तो इसमें पाकिस्तान है, नेपाल है और म्यांमार है। ये भारत के पड़ोसी देश जिसकी खराब स्थिति है। तो आपको 3-4 चीजें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, तो HDI जो जारी की गई है उसमें स्विट्जरलैंड देखिए 1 पे पहुंचने ही वाला है, 0.962 तक पहुंच चुका है। तो वर्ल्ड में टॉप कंट्री आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग 132, पिछले साल के मुकाबले एक रैंक नीचे चला गया, पिछले साल 131 पे था। और दक्षिणी सूडान जो कि इस अफ्रीकी महादेश है, सूडान से अलग होकर के बना है, ये सबसे नीचे, सबसे बेकार मानव विकास सूचकांक है, यानी 191वां स्थान पर है। HDI क्या है, तो HDI के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो HDI जो है वो एक परिकल्पना है, किसके द्वारा, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे महबूब उल हक। महबूब उल हक पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने इनके बनाए गए फॉर्मूला के आधार पर 1990 में पहली बार यह जारी किया गया था। और इसमें जो 4 इंडिकेटर्स जो होते हैं जिनको इसमें लिया जाता है, ये 4 इंडिकेटर्स है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि जब जिंदा होता है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो औसत रूप से कितना जिएगा। कोई 70 साल जीता है, कोई 90 साल, कोई 100 साल भी जीता है, और कोई 20 साल भी। तो उन सबका मिलाकर के जो औसत होगा, औसत रूप से जीवन प्रत्याशा यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, एक जीवित जन्म होने के बाद उसके औसत रूप से कितने साल तक जिंदा रहने की उम्मीद है, उसको कहा जाता है। ये उस देश के न्यूट्रिशन पे, हेल्थ केयर पे, अदर फैसिलिटीज पे, पॉल्यूशन पे, इन सब चीजों पे निर्भर करेगा जीवन प्रत्याशा। उसके बाद दूसरा है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष की एवरेज कितना स्कूल, तो भारत में ड्रॉप आउट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूली एजुकेशन के 12 वर्ष नहीं पूरा करते, कोई प्राइमरी के बाद छोड़ देते हैं, कोई सेकेंडरी के बाद, कोई बोर्ड करने के बाद, 12th के बाद कई लोग छोड़ते हैं। तो स्कूली शिक्षा में कितना वर्ष बिताता है उस पर निर्भर करता है, तो इसको भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद जाकर के तीसरा जो इंडिकेटर है वो है स्कूली शिक्षा के उपेक्षित, 3 ही है इसमें, सॉरी, ठीक है 3 ही है इसमें, 2 ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जाकर के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर कैपिटा, ठीक है 3 ही होंगे इसमें, 4 इंडिकेटर्स नहीं होंगे, 3 होंगे। और ये है आपके प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ग्रॉस नेशनल इनकम या पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम। ये इंडिकेटर्स होते हैं और इनको मूल्यांकन के इनके आधार पर रैंकिंग बनाई जाती है, उसको मार्क्स दिया जाता है, पॉइंट्स, और उस पॉइंट्स से उन कंट्रियों की, सभी कंट्रियों की रैंकिंग बनती है। जिनको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे उनकी जो रैंकिंग होगी वो अच्छी होगी, और जिनको जो खराब पॉइंट्स मिलेंगे उनकी रैंकिंग खराब होगी। आगे किस देश, क्वेश्चन नंबर ये है, नेक्स्ट है कि व्हिच कंट्री हैज क्लोन्ड ए वाइल्ड आर्कटिक वुल्फ फ्रॉम द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पहली बार जंगली आर्कटिक यानी आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले भेड़िया, भेड़िया आपको पता होगा कुत्ते की ही एक प्रजाति होती है, और आर्कटिक के बर्फीले क्षेत्र में पाए जाने वाले भेड़िया जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लुप्त होने का खतरा है उस पे, तो उसके प्रजाति को बचाने के लिए उसकी क्लोनिंग की गई है, उसका क्लोन तैयार किया गया। क्लोन आप लोगों को पता होगा कि एक होती है जो सामान्य निषेचन प्रक्रिया होती है, जिसके तहत क्या होता है कि मेल और फीमेल से एक किसी भी प्रजाति का जीव जंतु का एक बच्चा तैयार किया जाता है। और दूसरा एक जो होता है कि उसके शरीर के किसी भी भाग से कोशिका को लेकर के और उससे तैयार किया जाता है, उसको कहा जाता है क्लोनिंग तकनीक को, और उसको कहा जाता है क्लोन, जो उसका प्रतिरूप होता है।
ठीक है। तो चाइना ने क्या किया है, तो चाइना ने आर्कटिक के जो भेड़िए है उसका क्लोन तैयार किया गया है, चाइना के द्वारा तैयार किया गया और इसका नाम रखा गया है माया। क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है माया। तो चाइना के द्वारा तैयार किया गया माया नाम का एक क्लोन तैयार किया गया है, जो कि आर्कटिक भेड़िए का एक क्लोन है, जंगली आर्कटिक भेड़िए का एक क्लोन है और इसका नाम रखा गया है माया। और ये जो है एक जंगली मादा आर्कटिक भेड़िए के त्वचा से लिया गया है, एक सेल लिया गया है और उसी से बनाई गई है। और उसके बाद जाकर के क्या किया गया, तो ये आर्कटिक के टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाते हैं और इसको एक डॉग में फर्टिलाइज ये करके, ठीक है, डॉग के शरीर में गर्भ में उसको फिट करके उसके बाद जाकर के एक जो है कृत्रिम रूप से एक डॉली, ठीक है, कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया गया। अब उसके बाद जाकर के इस क्लोन की बात कर ले तो क्लोन तो समझ में आ गया। अब जाकर के फिर क्या हुआ देखिए आगे, तो उसके बाद जाकर के इससे पहले देखें तो इससे पहले जो है वो डॉली नाम का जो भेड़ है उसकी क्लोनिंग की गई थी स्कॉटलैंड में 1996 में। ये डॉली एक नॉर्मल भेड़ की तरह जिंदा रही, लंबे समय तक जिंदा रही, ठीक ठाक समय तक। और डॉली जो है वो दुनिया की कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला पहला जीव था जिसकी क्लोन तैयार की गई थी। इसका नाम डॉली रखा गया था, इसे स्कॉटलैंड में तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है कि 9 और 10 सितंबर 2023 को अगला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, कहां पे होगा? द नेक्स्ट G20 समिट विल बी हेल्ड ऑन 9th and 10th सितंबर 2023। तो आप लोगों को बता दूं कि 9 और 10 सितंबर 2023 को जो है वो आयोजित किया जाएगा। 9 और 10 सितंबर को आयोजित किया जाएगा G20 का जो सम्मेलन होगा वो नई दिल्ली में होगा। भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। G20 के मंत्री स्तरीय सम्मेलन अभी अभी इंडोनेशिया के बाली में हुई थी, आप लोगों को पता होगा, पिछले साल ही हुई थी, आज से 2 महीना पहले हुई थी। और उसके बाद जाकर के इंडोनेशिया के बाली में इसका सम्मेलन हुआ था और उसके बाद जाकर के अब जो है वो G20 की जो मेजबानी है वो भारत को मिली है और भारत इसका अध्यक्ष है, औपचारिक रूप से बन चुका है। और इसी के तहत भारत में सितंबर 2023 में जो है वो G20 की बैठक बुलानी है नई दिल्ली में। और ये तो आप लोग को पता ही होगा कि ये आप लोग के 67th बीपीएससी के पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया भी था पिछले क्लास में कि G20 के जो शेरपा है वो भी भारत में अमिताभ कांत को बनाया गया है। ये ही इस बैठक की से जुड़े हुए पहले की जितनी भी चीजें हैं उनको ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। तो अमिताभ कांत जी को इसका शेरपा बनाया गया। भारत में सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा G20 विकसित और विकासशील देश यानी दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है जिसमें 20 देश शामिल है, 19 कंट्री प्लस एक समूह जिसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। और ये क्या है, तो ये विकसित और विकासशील देशों का समूह है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इसका 1 वर्ष की अध्यक्षता करने वाला है और इसी क्रम में सितंबर में नई दिल्ली में इसकी बैठक बुलाई जाएगी। और इसकी अध्यक्षता जो है वो हर साल बदलती है, जिस साल जो अध्यक्ष बनता है उसी देश में वही ऑर्गेनाइज करता है इसकी बैठक को। 1991 में ये बनी थी। और वर्ल्ड की अगर बात करें तो वर्ल्ड के जीडीपी का 85% अकेले, वर्ल्ड ट्रेड का 75% और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो G20 के अंदर है। तो G20 में लेने वाले सभी डिसीजंस का न सिर्फ G20 कंट्री बल्कि ओवरऑल पूरे दुनिया पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो G20 इसीलिए आप देखेंगे तो G20 बीपीएससी या आईएएस या यूपीपीसीएस के तीनों एग्जाम के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी टॉपिक होता है। और चूंकि इस बार भारत में हो रहा है G20 तो G20 को मेंस में भी अच्छे से तैयार करके आप लोगों को जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। तो ये देख लीजिए G20 के मेंबर्स कौन कौन से हैं। तो G20 के मेंबर्स है वर्ल्ड की डेवलप और डेवलपिंग वाले जो बड़े कंट्री है, बड़ी इकोनॉमी वाले कंट्री है, वो सबके सब है। और उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन भी है यूरोपियन यूनियन। तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, इंडोनेशिया जहां पे 2022 वाली बैठक हुई थी, फिर इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस यानी यूएसए और यूरोपियन यूनियन इनके मेंबर है। टोटल 20, इसीलिए इसको कहा जाता है G20। क्वेश्चन नंबर 29 ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको विपो कहा जाता है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म इसका जो है वो विपो है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसको आप हिंदी में अगर आप कहेंगे तो आप इसको कह सकते हैं शुद्ध हिंदी में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन।
तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की बात करें तो इसके पूछा यह है कि वर्ष 2022 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक जो नवाचार सूचकांक है, इनोवेशन की बात करें तो उस इंडेक्स में यह पूछा जा रहा है कि भारत कौन से स्थान पर है। तो आपको एक चीज बता दूं कि इनोवेशन के मामले में इस इंडेक्स में भारत को 40वां स्थान दिया गया है। भारत 40वें स्थान पर है इस इंडेक्स में, जो 2022 में जारी की गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसमें भारत को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार पिछले 12 साल से नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। तो वर्ल्ड इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें स्विट्जरलैंड लगातार पिछले 12 साल से नंबर 1 पे बना हुआ है। दूसरे स्थान पर यूएसए, फिर थर्ड पे स्वीडन है। इंडिया जो है, इंडिया की अगर बात करें तो रैंकिंग में सुधार आया है और 40वां जो स्थान है, हमें भले ही थोड़ा सा बुरा लगता हो लेकिन ये अब तक की सबसे बेहतर प्रदर्शन मानी गई है भारत की। विपो के बारे में और क्या क्या जान ले तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका को 14 जुलाई 1967 को जिसका गठन किया गया था। और उसके बाद जाकर के ये काम क्या करता है तो फॉर्म टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनकरेज क्रिएटिव इनिशिएटिव्स। तो ठीक है, एक्टिविटीज, तो क्रिएटिव एक्टिविटीज को यह बढ़ावा देने का काम करती है। कोई व्यक्ति के द्वारा जो उसका आविष्कार है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और 26 अप्रैल को इसकी जो स्थापना हुई थी, प्रतिवर्ष अगर बात करें तो स्थापना, एक मिनट देख लीजिए इसका, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1967 में हुई थी। और हम लोग क्या होता है कि 26 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के रूप में, यानी विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं 26 अप्रैल को। आज का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 30, यानी कि एक मिनट, तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का सेशन थोड़ा लंबा है, जैसा कि मैंने बताया आप लोग को कि सितंबर 2022 में जो नंबर ऑफ न्यूज है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कुछ ज्यादा थे और इसीलिए इन न्यूज को कराने में थोड़ा समय लगा। आज थोड़ा एनर्जी भी आप लोग को डाउन कर लग रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से लगातार क्लास ले रहा हूँ करोल बाग और मुखर्जी नगर में। तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि एक बार सुबह निकल करके करोल बाग जाना, फिर क्लास लेना और फिर आकर के मुखर्जी नगर में क्लास लेना, फिर जाकर के शाम तक एनर्जी को, शाम तक क्लास लेने के बाद फिर समय निकाल करके यहाँ आप लोगों के लिए मुखर्जी नगर से ही आप लोगों के लिए इस क्लास को रिकॉर्ड करना। ठीक है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए मैं लाइव भी आने वाला हूं। और अब जैसे ही थोड़ा सा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अगर आप लोग बढ़ा देते हैं तो फिर लाइव का मतलब होगा कि आप लोग जब लाइव में आएंगे, अगर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ठीक ठाक होते हैं, तब अगर कुछ स्टूडेंट लाइव होते हैं तो तब क्लास करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस में आ सके, जहां पे क्या हो कि 2 वे कम्युनिकेशन हो। अभी क्या है कि जो लेक्चर है उसे अपलोड कर दिया जाता है और इसे आप लोग देखते हैं, उसमें जो बातें होती है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते हैं तो आगे। अब क्या है कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द चैट बॉक्स भी ऑन हो जाएगी, यानी जैसे ही लाइव होगा तो चैट आपका शो करेगा और आपका जब चैट शो करेगा तो हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक उसी तरह हम लोगों का जैसे कि आप जनरली पेड कोर्स में या फिर क्लास में करते हैं। उससे क्या होगा कि क्लास में थोड़ा रिदम भी आ जाएगा, थोड़ा मजा भी आएगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। जो नए नए क्विज लेकर के या अदर जो सेशन लेकर के आएंगे उसमें लाइव में, तो आप लोगों से औपचारिक रूप से बातचीत भी हो पाएगी। तो आप लोग सेशन को भी लाइक कर दे और कोशिश करें कि अपने भी सब्सक्राइब करें, और ऐसे आपके जो जान पहचान में कोई है तो उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, ताकि बहुत जल्द आप लोगों से लाइव इंटरेक्शन हो सके इस सेशन में। ठीक है, इस क्लास को मैं रेगुलर जारी रखूंगा आप लोग के लिए, कितनी भी बिजी होने के बावजूद ये जो यूट्यूब वाला सेशन होगा वो आप लोग के लिए हमेशा चलता रहेगा और इसी प्लानिंग के साथ इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये है कि किस राज्य में भारत का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ड्यूगोंग जो है जिसको समुद्री गाय कहा जाता है, समंदर के अंदर गाय की तरह होता है, ये शाकाहारी जीव होते हैं। ठीक है, तो ड्यूगोंग कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो किस राज्य में अधिसूचित किया गया है ये पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज बता दूं कि भारत के तमिलनाडु में जो ये है पाक की खाड़ी है। हालांकि आप लोग को पता होगा कि इसको पाक स्ट्रेट या पाक जलसंधि कहा जाता है। हालांकि ये पाकिस्तान वाला पाक नहीं है, बल्कि एक ब्रिटिश गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पे रखा गया था। यहाँ पे पाक जलसंधि है और इसको कहते हैं
पाक की खाड़ी, और ये तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है, दक्षिणी तट पर है तमिलनाडु में, और श्रीलंका से उत्तर में स्थित है ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पे समुद्री गाय जिसको डिगोंग कहा जाता है उसका कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया, किसके द्वारा, तो तमिलनाडु के द्वारा अधिसूचित किया गया। ये देख लीजिए, इसको समुद्री गाय कहा जाता है क्योंकि ये शुद्ध शाकाहारी जीव होते हैं जो समुद्र पे होते हैं, और ये IUCN के उन लिस्टों में शामिल हो गई है जिसके तहत अब ये विलुप्त होने का डर इस पे सता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको संरक्षित करना जरूरी हो गया है। तो तमिलनाडु के द्वारा जो पाक की खाड़ी क्षेत्र जो है यहाँ पे इसे संरक्षित करने के लिए डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित किया गया। राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है रिजर्व को अधिसूचित, तो यहाँ पे किया गया है। और ये पहला भारत का डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो होगा ये तमिलनाडु में, ये भारत का पहला होगा। ये पाक की खाड़ी में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में है, वो 448 के वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये डिगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डिगोंग को एक चीज बता दूं, डिगोंग जिसको क्या कहा जाता है, जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है, तमिलनाडु में इसका रिजर्व जो है वो स्थापित किया गया, कंजर्वेशन रिजर्व। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी स्टूडेंट्स ने इतना सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है, वो मुझे कमेंट में दिखता है। और मैंने जैसा कि वादा किया आप लोगों को कि 12 तारीख को जो आप लोगों का BPSC होना है उससे कई दिन पहले ही आप लोगों के सेशन को समाप्त कर देंगे। इस 9th लेक्चर के बाद आगे 10th 11th और 12th लेक्चर लगातार आप लोगों की चलेगी। फिर आप लोगों की जो एक साल का बिहार करंट अफेयर्स है उसकी एक सेशन में ही एक साल के बिहार करंट अफेयर्स को टोटल क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ताकि आप लोगों की एक पुख्ता तैयारी हो सके। उसके बाद अगर समय बचेगा, उसके बाद भी अगर अगले 2-3 दिन आप लोग, चूंकि उसके बाद आप लोग को 12 तारीख के लिए आपको मेंटली भी 9 या 10 तारीख को तैयार होना पड़ेगा। 10 तारीख को बहुत स्टूडेंट यहां से निकल जाएंगे तो वो ट्रैवल कर रहे होंगे, तो 10 तारीख को शाम को सेशन लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 10 तारीख को हो सकता है मैक्सिमम स्टूडेंट ट्रैवल कर रहे हो। फिर भी कोशिश करेंगे 10 तारीख को। तो अगले जब करंट अफेयर्स का सेशन हमारा हो जाएगा सितंबर के बाद, अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्लास का जो आपका वो होगा, अभी से अगर मैं बता दूं तो सितंबर हो चुका है, ये वाली क्लास सितंबर है, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद जाकर के फिर क्या होगा, तो उसके बाद जाकर के एक साल का बिहार करंट अफेयर्स का एक सेशन होगा। उसके बाद बिहार स्पेशल का अगर समय रहा तो बिहार स्पेशल का एक मैराथन क्लास चलाएंगे, ठीक है, बिहार स्पेशल का, और फिर ज्योग्राफी का भी मैराथन क्लास हम लोग चलाएंगे। तो आप सभी ने इतना सारा प्यार दिया है, जुड़े रहिए आप लोग हमारे साथ। सभी को धन्यवाद। आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।